हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका अपना अंकित सर और आप सभी का तनु क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बीए के जो भी छात्र हैं और फर्स्ट सेमेस्टर का यानी कि प्रथम सेमेस्टर का जो आप परीक्षा देने वाले हो। आपके मन में एक तो सवाल होगा कि सर परीक्षा में क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, कितना पूछा जाएगा। सबसे पहली बात ये बताइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को सिलेबस पता होता है और मैक्सिमम बच्चों को सिलेबस पता नहीं होता। तो जिनको पता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। दूसरी बात यह है कि यहां से एक सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है अति लघु उत्तरीय के लिए ना, जो लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर उसके लिए, और एक सेशन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर के लिए। यानी कि जो सब्जेक्टिव टाइप है ये दो क्लास में आने वाला है, इसके लिए दो क्लास होगी। एक क्लास अभी आप देख रहे हो और एक क्लास इसके बाद हम लोग करने वाले हैं, जो आपको तनु बीए क्लासेस के चैनल पे ही होगा। इससे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर यानी कि जिसको वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर एमसीक्यू टाइप कहते हो, ये क्लास हो चुकी है। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है और अगर आपने नहीं देखा आप में से कोई भी बच्चे, तो जाकर के जरूर देखिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आपको सर्च करना है यूट्यूब चैनल पे जाकर के, या सीधा यूट्यूब पे सर्च करेंगे बीए ज्योग्राफी फर्स्ट सेमेस्टर वीवीआई ऑब्जेक्टिव है ना बाय तनु क्लासेस, ऐसे सर्च कीजिएगा, आपके सामने वीडियो आ जाएंगे, आसानी से देख लीजिएगा। 9500 के आसपास मैंने वो क्वेश्चन करवाया है। आप अगर कर लेते तो उसका 20 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो सबसे पहले जब नंबर की बात कर लेते, तो थोड़ा सा नंबर पे ही डिस्कस कर लेते हैं, तो पैटर्न क्या रहने वाला है ना, नंबर पे डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, समझिएगा। थोड़ा सा पहले नंबर पे ही डिस्कस कर लेते हैं, है ना, कि क्या कैसे पैटर्न रहने वाला है। चलिए, तो जैसे हम बिहार के ऑल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, है ना, ऑल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, ऑल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, है ना, बिहार की जितनी भी यूनिवर्सिटी, चाहे आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात कर लो, चाहे आप सरकारी यूनिवर्सिटी की बात कर लो, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले समझना, अगर हम बात करेंगे किसकी, फर्स्ट सेमेस्टर की हम बात करें ना, फर्स्ट सेम एग्जाम है ना, फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम, आपका एग्जाम होने ही वाला है और बहुत सारी यूनिवर्सिटी का डेट जारी भी हो गया। तो बात करते हैं पैटर्न की, है ना, किसकी बात करें बच्चों, एग्जाम पैटर्न की अगर आप बात करेंगे तो बहुत सारे बच्चे जानते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते। बस थोड़ा सा 1-2 मिनट पैसेंस बना कर रखिएगा, रिक्वेस्ट आपसे, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर के सेशन पे आएंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की बात करें, है ना, ऑब्जेक्टिव की बात करें और एमसीक्यू की बात करते हैं, ये दोनों डिफरेंस जी डिफरेंस। एमसीक्यू में चार वो दिए जाते हैं, चार ऑप्शन दिए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में या तो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का रहेगा, मैच द फॉलोइंग रहेगा, यानी खाली स्थान को भरने वाला, है ना, चार ऑप्शन इधर दे दिए और चार इधर दे दिए, जिसको मिलाने वाला कहते हैं मैच द फॉलोइंग, या एक लाइन में आंसर लिखना रहता है ना, एक लाइन में आंसर लिखना रहता है, सिंपल सी बात। जैसे पूछेगा भूसन्नति का सिद्धांत किसने दिया, तो लिखना है भूसन्नति का सिद्धांत कोबर साहब ने दिया, बस इतना लिखना रहता है। तो उस तरह के होते हैं ये जो प्रश्न होते हैं। अगर अंक की बात करें तो प्रत्येक, है ना, प्रत्येक जो मिलते हैं 2 अंक आपको मिलेंगे, है ना। प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी, तो प्रश्न आपको 10 रहेंगे। यानी कि अगर नंबर की बात करें, अंक की बात करें, कुल अंक की बात करें, कुल कितना अंक का पूछा जाएगा, तो कुल अंक की बात करेंगे बच्चों, तो 2 गुना, जब दो दो अंक के 10 प्रश्न है तो कितने नंबर आए, जाहिर सी बात है 20 अंक आएंगे, है ना। वहीं अगर बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की, है ना, क्या बात करते हैं, लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय प्रश्न की जब आप बात करोगे, तो लघु उत्तरीय प्रश्न में ध्यान रखना यहाँ पर, है ना, अंक मिलते हैं 5, अंक मिलते हैं 5, प्रश्न पूछे कितने जाते हैं 6, बनाने कितने हैं 4, 6 पूछे जाएंगे, 4 आपसे बनाने हैं, तो 4 बनाने हैं ना, और प्रत्येक के लिए 5 नंबर मिलेगा, तो कितना हो गया, 20 नंबर हो गया, है ना। 4 गुना 5 कर देते हैं यहाँ पर, है ना, 2 गुना 10 कर देते हैं यहाँ पर, समझ में आ जाएगी बात, है ना। उसके बाद बच्चों बात करें, उसके बाद बात करें लघु उत्तरीय प्रश्न की बात कर लेते हैं, है ना, किसकी बात कर लेते हैं, लघु उत्तरीय हो गया, दीर्घ उत्तरीय की बात कर लेते हैं, है ना, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात कर लेते हैं, है ना। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करते हैं बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, दीर्घ उत्तरीय में आपसे पूछा जाएगा 20-20 नंबर हो गए ना, 20-20 40, अब 30 ही नंबर बच रहे हैं। 70 नंबर का ही एग्जाम होगा आपसे, 100 नंबर का एग्जाम ज्योग्राफी में नहीं होगा, क्योंकि 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा आपका, जो आपका यूनिवर्सिटी में होने वाला है ना, यूनिवर्सिटी वो 30 नंबर देगा, तो पूछे 30 ही नंबर के होंगे। तो ध्यान रखिएगा 3 प्रश्न बनाने होते हैं, तो यहाँ पर कितने हो गए, अंक हो गए 10 प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रत्येक एक प्रश्न के लिए 10 अंक मिलेंगे। आपसे पूछा जाएगा 5, बनाने हैं आपको 3, तो जब 3 बनाने हैं और एक प्रश्न 10 अंक का है, तो 10 दिया 30 नंबर हो गया, कितना नंबर हो गया, 30 नंबर हो गया। यानी कि 3 गुना 10 आप लिख सकते हो यहाँ पर, अगर टोटल ऐड करोगे तो 2 2 4 और 3 7, यानी कि कितने अंक का एग्जाम होगा आपका ज्योग्राफी में, 70 अंक का एग्जाम होगा। तो मैंने आपको
पैटर्न आपको बताया। एक चीज आपको ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखनी है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का सेशन है ये आपका हो चुका है, यानी कि यह जो सेशन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का यह हो चुका है। अगर आप में से किसी भी बच्चों ने मिस कर दिया है तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा। मैं फिर से कहता हूं, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं और अगले क्लास में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं। यकीन मानिए अगर आप ये 3 सेशन देख लेते हैं, अगर आप ये 3 सेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके 70 अंक जो है यहाँ पर, ये 70 अंक आपके फाइनल होने वाले हैं ना, 70 अंक आपका फाइनल हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है, समझ में आई बात। 70 नंबर आपका फाइनल हो जाएगा। उम्मीद है आपको सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। अब हम लोग अपने प्रश्न उत्तर पे चलते हैं, बस ध्यान रखिएगा। हाँ, एक चीज और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आप लघु उत्तरीय प्रश्न देख रहे हो ना, ये जो आप लघु उत्तरीय प्रश्न देख रहे हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, ये जो आप लघु उत्तरीय प्रश्न देख रहे हो, यहाँ से समझना, ये प्रश्न आपके, है ना, हमेशा ध्यान रखिएगा 150 से 160 शब्दों में आपको बनाने हैं। कितने? 150 से 160 शब्दों में आपको सॉल्व करने, 5 अंक का है। और दीर्घ उत्तरीय की जब आप बात करोगे तो दीर्घ उत्तरीय ध्यान रखना, है ना, ये जो दीर्घ उत्तरीय है ये आपको लगभग 300 शब्दों में लिखना होता है। कितने शब्दों में? 300 शब्दों में लिखना होता है। चूंकि 10 नंबर का है तो शब्दों की संख्या ज्यादा, और 5 नंबर का है तो 150 से 160 शब्दों में लिखना पड़ेगा। तो शब्द लिमिटेशन भी ध्यान रखना, है ना, शब्दों की संख्या भी याद रखनी है आपको। समझ में आई बातें? चलिए, आई होप आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये बीए फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम का वीवीआई लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर है, जो ज्योग्राफी के, जो एमजेसी के स्टूडेंट है, जिनका ज्योग्राफी एज ऑनर्स है, उनके लिए, है ना, उनके लिए, ठीक है। चलिए, ठीक है, क्या लिख रहे हो कि नर्सरी के बच्चे भी यहाँ पर आए हैं। नर्सरी के बच्चे क्या करने आए, है ना, नर्सरी के बच्चे क्या अपने भैया दीदी को ढूंढने आए होंगे। मेरे भैया आए हैं, नहीं मेरी दीदी आई है, नहीं आई है ना, मेरी दीदी तां दई, इसी तरह से पूछेंगे, है कि नहीं, इसी तरह से पूछेंगे। चलिए, नर्सरी वाले बच्चे छोड़ दीजिए, है ना, आ जाते हैं सीधा क्वेश्चन आंसर पे। भूकंपीय तरंग किसको कहते हैं, है ना, पहला ही प्रश्न आपके सामने है कि भूकंपीय तरंग बच्चों किसे कहा जाता है कि नहीं, समझिएगा, समझिएगा। भूकंपीय तरंग, जिसको सिस्मिक वेव्स अंग्रेजी में बोला जाता है। किसी किसी बच्चों को होता है सर थोड़ा सा अंग्रेजी भी बता देता है ना इसका मतलब, तो हम खुद से समझ के लिख सकते हैं, तो थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी नाम भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इस सेशन में। इसको सिस्मिक वेव्स कहा जाता है, भूकंपीय तरंग को, है ना। क्या होता है, ये जो भूकंपीय तरंग या जो सिस्मिक वेव्स होते हैं, वे तरंग है जो पृथ्वी के अंदर चट्टानों के टूटने या फूटने से उत्पन्न होता है। जब भी भूकंप होता है तो पृथ्वी हलचल करती है, कांपती है, तो ये तरंग कहाँ से आते हैं, जमीन के अंदर से आते हैं। अब इसके कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो तरंग कहाँ से आ रही है, जमीन के अंदर से आ रही है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करते हैं, आपने बचपन में कई बार ऐसा हुआ होगा, है ना, कि आपके यहाँ तालाब होगा जिसको आप पोखरी कहते हो, नादी तो नहीं, पोखरी कहते हो। कोई घूम रहा है, मान ले आपने सांप देख लिया, कुछ आपने कीड़ा देख लिया, कुछ आपने पक्षी देख लिया, बत्तख वगैरह आपने देख लिया, है ना, मारे ढेला उठा करके सीधा बत्तख पे लगा जाके, है ना, कभी कभी बत्तख बच जाता है। अगर ऐसा होता है तो जब वो आपका पत्थर पानी में गिरता है तो एक तरह से वेव बनता है ना, एक तरह से मैक्सो देखो, मैक्सो के जैसे एक तरह से ऐसे करके वेव बनता है ना। जब आप ढीला मारते हो तो इस तरह से क्या बनता है, वेव बनता है ना, बिल्कुल बनता है, समझिएगा। जब इस तरह से वेव बनता है, इसका मतलब है कि तरंगे क्या हो रही है, इस तरह से फैल रही है और अंततः कहीं ना कहीं जाकर के ये तरंग खत्म हो जाती है। कभी कभी पूरी तालाब के ऊपर आपको इस तरह के नजारे देखने को मिलेंगे, पूरी पोखरी जिसको आप कहते हैं उसके ऊपर मिलेंगे, लेकिन कभी कभी आपको छोटे से जगह में ही, वो डिपेंड करता है कि पत्थर कितनी जोर से, कितने दूर से, कितना बड़ा पत्थर फेंका गया, उस पर डिपेंड करता है। तो भूकंप तरंगे भी कुछ इसी तरह से क्या करती है, ट्रेवल करती है पृथ्वी के अंदर, है ना, जमीन के अंदर। ये जो भूकंपीय तरंगे हैं पृथ्वी के अंदर, जब ये भूकंपीय तरंगे इसी प्रकार से क्या करती है, ये ट्रेवल करती है। अगर मान लो ये पृथ्वी है, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर किसी भी कारणवश से भूकंप आया, तो अगर ये भूकंप आया तो यहाँ पर जो ये तरंगे है इस तरह से फैलेगी, इस तरह से फैलेगी, और चूंकि सतह पर ये सबसे पहले पहुंचेगी, तो जहां से ये भूकंप की ये तरंगे जहां से शुरू होती है उसको केंद्र कहा जाता है ना, और ऊपर वाले सतह को, जहां पर सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर भूकंप पहुंचती है, उसको क्या कहते हैं, अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। इसको मूल भी कहते हैं, मूल या फोकस अंग्रेजी में कहा जाता है। समझ में आई बातें, समझ में आई। चलिए, तो उसी प्रकार से यहाँ पर, है ना, तरंगों के ऊपर परिभाषा दे रहे थे, सिंपल सी बात है। जैसे किसी तालाब में पत्थर फेंकने पर पानी लहरें बनती है, वैसे ही पृथ्वी के भीतर तनाव बढ़ने पर जब सेल यानी कि चट्टान टूटती है तो क्या होता है, ऊर्जा निकलता है और यही ऊर्जा फैल जाता है ना। इसी से क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर जब वो ऊर्जा पहुंचती है तो डिपेंड कर, ये निर्भर करता है कि ऊर्जा की गति कितनी है ना, कौन सी ऊर्जा पृथ्वी की सतह पर आई है, तो ये वेग डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा जोर से पृथ्वी कंपन करेगा, पृथ्वी कांपेगा या फिर पृथ्वी हिलेगा। समझ में आई बातें,
समझ में आई बात है। जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे उद्गम केंद्र, जैसे कि फोकस मैंने बताया, और इसके ठीक ऊपर धरती के सतह पर जहां पहली बार भूकंप की जो है ये भूकंप की तरंगे पहुंचती है उसको क्या कहते हैं बच्चों, उसको अधिकेंद्र कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, अधिकेंद्र कहते हैं। समझ में आ गई बात है। देखिएगा, इसी उद्गम केंद्र से भूकंपीय तरंग फैलती है। उद्गम केंद्र मतलब जहां से इसकी उत्पत्ति होती है, और पृथ्वी के अंदर संरचना के बारे में जानकारी देती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सबसे अधिक कोई प्रमाणिक जानकारी कोई अगर दे रहा है तो वह भूकंप विज्ञान दे रहा है। कौन दे रहा है बच्चों, वह भूकंप विज्ञान दे रहा है, दूसरा और कुछ कोई नहीं दे रहा है। समझिएगा इस बात को, ठीक है। ये तरंग तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी, प्राथमिक या पी वेव्स जिसको कहते हैं, प्राथमिक तरंग या फिर पी तरंग जिसको कहते हैं ना, यह सबसे तेजी से चलती है और सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाती है ना। तो पूछेगा सबसे तेज चलने वाली तरंग कौन सी है भूकंप की, तो प्राथमिक तरंग है या फिर पी वेव है जिसको कहते हैं ना। सबसे तेज चलती है, सबसे पहले धरती की सतह पर यह दर्ज हो जाती है। इसको पुल एंड पुश तरंग भी कहा जाता है, मतलब खींचने और धक्का देने का भी काम करती है। ध्यान रखिएगा, यह ठोस, द्रव, गैस तीनों से होकर के चल सकती है, इसलिए ये कहीं ज्यादा मूर्ति मारती नहीं है, सीधा निकल जाती है। अगर आप स्ट्रक्चर में देखेंगे है ना, आपने ईसीजी की मशीन देखी है, फिल्मों में देखा होगा, हॉस्पिटल में देखा होगा, जहां पर कैसे चलता रहता है वो ईसीजी का, इस तरह से है ना, ऐसे ऐसे करके चलता रहता है ना, ऐसे ऐसे करके चलता रहता है। ईसीजी की मशीनें होती है, उस पर रीडिंग ऐसी रहती है ना। इसी प्रकार से तरंगों की भी रीडिंग कुछ ऐसे ही आती है ना। तरंगों की भी रीडिंग कुछ ऐसे ही आती है, और यह कैसे चलते हैं समझिएगा। ये कैसे चलते हैं, क्योंकि पी तरंग जल्दी पहुंचती है ना, पी वेव जल्दी पहुंचती है, तो इसमें देखिएगा एक्चुअली फ्लक्चुएट कम होता है ना, ये फ्लक्चुएट कम होता है। एस वेव इसमें थोड़ा ज्यादा होता है, और सरफेस वेव तो बहुत ज्यादा और सबसे ज्यादा हानिकारक होता है, क्योंकि ये चीजों में बहुत ज्यादा कंपन पैदा करता है। जो जितना आगे पीछे होगा वो उतना ही ज्यादा कंपन पैदा करेगा, और इसलिए जो एस वेव या सरफेस वेव ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। पी वेव पहुंच जल्दी जाता है लेकिन खतरनाक उतना नहीं होता, ध्यान रखिएगा, है ना। दूसरा है गौन या एस तरंगे, है ना, यह इसकी गति कम होती है, इसलिए पी वेव के बाद यह पहुंचता है और यह बाद में दर्ज होता है। लॉन्ग या एस एल वेव जिसको कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव, लव वेव भी इसको कहा जाता है। समझिएगा, केवल पृथ्वी की सतह पर ही चलती है, इसलिए भूगर्भ के अध्ययन में बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं होता। इसका मतलब सिर्फ दो ऐसी तरंग है, प्राथमिक या पी तरंगे, गौन या एस तरंगे, यही भूगर्भ की जानकारी का सबसे प्रमाणिक और सबसे ठोस स्रोत जो है ये प्रदान करता है। समझ में आई बातें, समझ में आई बातें। चलिए, 150 से 160 शब्दों में है, ध्यान रखिएगा, 150 से 160 शब्दों में है, इससे ज्यादा शब्दों में नहीं है, ये इससे ज्यादा शब्दों में नहीं है, ठीक है, समझना इस बात को। सर जी वॉइस, वॉइस क्या हो गई, कोई दिक्कत है क्या वॉइस में, जल्दी से बताना। गोलू यादव को अनब्लॉक कीजिए। मैंने किसी को ब्लॉक नहीं किया है बच्चों, है ना, मैंने किसी को भी अनब्लॉक नहीं किया, ध्यान रखिएगा। आपने कुछ किया होगा, हमारी टीम वगैरह बैठी है तो वो हो सकते हैं ब्लॉक कर दिया होगा उन्होंने। आपने कुछ ऐसा नहीं किया होगा तो आप ब्लॉक नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे ब्लॉक। सर कौन सा चैप्टर है, ये चैप्टर नहीं है, ये फर्स्ट सेमेस्टर का पूरे बुक से है, 4 यूनिट है, चारों यूनिट से क्वेश्चन आंसर है ना। सर आवाज ठीक नहीं है, क्या दिक्कत है आवाज में बताओ, आवाज में क्या दिक्कत है। कोई परेशानी है आवाज में, कितना क्वेश्चन होगा सर, ठीक है। सर आप कहाँ से हैं, है ना, मैं भी आप लोग के बीच से ही हूँ, बिहार का ही रहने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, नो प्रॉब्लम है ना, मुझे भी लग रहा है प्रॉब्लम नहीं है, आपके साइड में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, आप देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा, है ना, थोड़ी सी चेक कर लीजिएगा, ठीक, चलिएगा, समझ सॉरी सॉरी, ठीक है, नो सर ऑल ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है ना। समझिएगा, वलित पर्वत जिसको फोल्डेड माउंटेन कहते हैं, उससे आप क्या समझते हैं ना। वलित पर्वत क्या है कि सबसे पहले जो वे पर्वत है जो पहले क्षैतिज रूप से जमी हुई थी, क्षैतिज रूप से मतलब इस तरह से कुछ चीज पहले से ही जमी हुई थी, है ना। ये जो है जमी हुई, ये कुछ नहीं थी, ये सेल की परत यानी कि चट्टान की परत थी। इस पर क्या हुआ, दबाव पड़ा, है ना, मान लो दोनों साइड से दबाव पड़ता है, इधर से किसी भी कारण से दबाव पड़ता है, तो क्या जब नीचे जाने का जगह नहीं है तो ये क्या होगा, या इस तरह से ऐसे करके मुड़ जाएगा, है ना, ऐसे करके उठने लगता है, सिंपल सी बात है। ये जो है मुड़ जाने पर और ऊपर उठने से इस तरह के पर्वत का निर्माण होता है, ठीक है। ये ऊंचाई, फैलाव और आकार सभी में सबसे बड़े पर्वत माने जाते हैं, यानी कि इनका फैलाव भी बहुत ज्यादा होता है, ऊंचाई भी दुनिया में सब सभी पर्वतों में सबसे ज्यादा है, और फैलाव भी सबसे ज्यादा है। एग्जाम्पल की बात करो
होते हैं हिमालय। हिमालय एक वलित या फिर नवीन पर्वत का उदाहरण है ना, जो दुनिया का सबसे नए पर्वतों में से एक माना जाता है। और हिमालय दुनिया के सबसे बड़े पर्वत, सबसे ज्यादा विस्तार है उसका, सबसे ऊंचा पर्वत है ना, जो हिमालय की माउंट एवरेस्ट चोटी है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। ये किसके उदाहरण हो जाएंगे? ये वलित पर्वत के उदाहरण हो जाएंगे। एंडीज पर्वत हो गया, रॉकी, ये सब के सब वलित पर्वत के उदाहरण हो जाएंगे, है ना। इसके कुछ लक्षण होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। एटलीस्ट कम से कम 5 नंबर का है तो 4-5 तो जरूर लिख दीजिएगा। यहाँ पर 6-7 है ना, यहाँ पर 6-7 है, आप कम से कम 4-5 जरूर लिख दीजिएगा। और ध्यान रखिएगा, प्रश्न के उत्तर आपको ऐसे ही लिखने हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूं, है ना। ये उत्तर लिखने का सही तरीका है। आप ऐसा नहीं हो कि बिना नंबर नहीं दोगे, पॉइंट नहीं दोगे, ऐसे ही लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। ये गेस्ट पेपर का क्वेश्चन हो गया जो आप लिख रहे हो, नहीं। ये प्रश्न होने चाहिए आपकी अपनी भाषा में, जो आप समझ पा रहे हो वो आप लिखो, और तरीके से लिखोगे तरीके से नंबर देगा, तरीके से नहीं लिखोगे, जैसे लिखोगे वैसे ही नंबर दिया जाता है, ठीक है, समझिएगा इस बात को। वलित पर्वत लंबी, संकीर्ण और चापदार पट्टियों में पाए जाते हैं। लंबी होता है ना, खूब ज्यादा विस्तृत नहीं होगा, संकीर्ण होगा, लंबित होगा, चौड़ाई कम होता है ना, और चापदार पट्टियों में मतलब वो दबा हुआ होता है, जिससे ये पता चलता है इसके अवसाद भी संकीर्ण क्षेत्रों में जमा हुए थे। यानी कि अवसाद का मतलब सेडिमेंट अंग्रेजी में कहते हैं, जो पत्थर, कंकर, मिट्टी, ये सब जो होता है, ये सब मिला करके इस वलित पर्वत का निर्माण होता है। इन पर्वतों की मूल रचना अवसादी शैलों से हुई। अवसादी चट्टान वे चट्टान होते हैं, आग्नेय चट्टान है ना, टूटता है, फूटता है, उस पर दबाव पड़ा, प्रेशर पड़ा, तो धीरे धीरे क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बन जाता है। छोटे छोटे टुकड़ों में छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े बन जाते हुए, पत्थर के टुकड़े समय के साथ फिर उस पर दबाव पड़ता है, तापमान के कारण वो क्या होता है, जम जाता है, जिससे जिस प्रकार उससे बनी चट्टानों को अवसादी चट्टान कहा जाता है, या फिर अवसादी शैल कहते हैं, समझिएगा इस बात को, है ना। इन शैलों में पाए जाने वाले समुद्री जीवों के जीवाश्म बताते हैं कि जहां आज पर्वत है वहां पहले लंबी संकीर्ण समुद्री दोनियां होनी करती थी, यानी कि पानी का वहां पर स्रोत था। और ध्यान रखिएगा, जीवाश्म हमेशा अवसादी चट्टानों में ही पाए जाते, इसलिए कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सब के सब कहाँ मिलते हैं, ये सब के सब अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं ना। क्रॉस सेक्शन जब आप देखते हो तो इसमें पता चलता है कि भू अभिनति के किनारे पर पानी उथला और बीच में गहरा था। क्रॉस सेक्शन कहने का मतलब है एक पर्वत यहाँ है, दूसरा पर्वत यहाँ है, तो ये क्रॉस सेक्शन जब आप देखोगे तो यहाँ पर पता चलता है कि पहले के समय में किनारे पर क्या रहा था, किनारे पर उथला रहा था, और बीच में क्या रहा था, गहरा रहा था, यानी कि उसके आसपास क्या था, पानी था, ठीक है। उसके बाद और क्या है खासियत इनकी, है ना, इनके भीतर उथले और गहरे जल के अवसादों की समानांतर पेटियां मिलती है ना, गहरे जलों की पेटियां मिलती है, मतलब बहुत सारे गहरे जल अलग अलग क्षेत्र में थे। जैसे पूरे पर्वत श्रृंखला है ना, एक पर्वत तो है नहीं, एक पर्वत तो है नहीं, एक श्रृंखला की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि गहरे जल के अवसाद, गहरे जल के जो पुराने अवशेष थे, जो बहुत पहले वाले जो जल थे, उसकी समानांतर पेटी, यहाँ एक दूसरे के क्या होती है, समानांतर जल है, वहां पर समझ में आई बातें, ठीक है। उसके बाद जो वलन है, भ्रंश है और मैग्माई क्रियाओं के कारण ये शैल बहुत ज्यादा विकृत हो जाते हैं। यानी कि जो मैग्मा, जमीन के अंदर का जो मैग्मा है ना, जो भ्रंश है, भ्रंश का मतलब होता है फॉल्ट लाइन, जो दरार पड़ जाता है जमीन में, वो हो गया। इस सब के कारण क्या हो गया, जो चट्टाने हैं बहुत ज्यादा विकृत हो गई, है ना। विकृत का मतलब ऊपर खावर, नीचे ऊपर, ऐसे करके हो गई है, समानांतर नहीं रह गई, ठीक है, या फिर प्लेन नहीं रह गई। उसके बाद है ना एक उपनति रेखा, इसके समानांतर कायांतरित और आग्नेय चट्टानों की पेटी मिलती है। यानी कि ये सब दर्शाता है कि वहां पर क्या थे, ये सारी ज्योग्राफिकल भौगोलिक क्रियाएं वहां पर हो रही थी। अवसाद बनने में समय लगा, लेकिन पर्वत बनने में कम समय लगता है। जितना समय अधिक लगता है अवसाद बनने में, अवसाद का मतलब है कि बहुत सारी चीजें, कंकर, पत्थर, धूल कण इत्यादि आकर सैकड़ों, हजारों, लाखों साल से यहाँ पर जमा हो रहे हैं। उन लाखों करोड़ों साल में जितना साल, अगर मान लो यहाँ पर है ना, यहाँ पर अवसाद को जमने में 5 करोड़ साल का समय लगा, तो पर्वत को बनने में हो सकता है 3 करोड़ साल का समय लगा हो, 4 करोड़ साल का समय लगा हो। तो पर्वत बनने में कम समय लगेगा, लेकिन अवसाद के जमने में ज्यादा समय लगेगा, है ना। अवसाद के जमने में बच्चों ज्यादा समय लगेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, रासायनिक अपक्षय क्या है ना, रासायनिक अपक्षय क्या है ये पूछ रहा है, समझिएगा इस बात को, है ना। रासायनिक अपक्षय, व्यतिरिक्त अपक्षय 2-3 प्रकार का होता है। एक तो आपका भौतिक अपक्षय होता है, भौतिक अपक्षय में चट्टान वहीं पर टूट जाता है, चट्टान की रासायनिक संरचना नहीं बदलती, लेकिन वो छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है। अगर मान लो एक पूरा बड़ा चट्टान है, उसमें सिलिकॉन है ना, आयरन पाया जाता है, तो अगर टुकड़ा होगा तो उसमें भी सिलिकॉन और आयरन होगा, मात्रा घट जाएगा। लेकिन रासायनिक अपक्षय में पदार्थ की संरचना बहुत, वो टूटता तो जरूर है, संरचना बदल ही जाती है, उसका केमिकल स्ट्रक्चर भी बदल जाता है। कैसे होता है समझिएगा, है ना। वह प्रक्रिया जिसमें सेल
सैलों के यानी कि चट्टानों के खनिज पानी, हवा और विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रभाव से बदल जाते हैं। पानी से, है ना, हवा के कारण और बहुत सारी दूसरी रासायनिक प्रक्रिया इसके कारण बदल जाता है। इसमें ऑक्सीडेशन होता है, कार्बोनेशन होता है, जल अपघटन, जलयोजन और विष विनिमय जैसी क्रियाएं होती है, जिस वजह से चट्टान अपनी रासायनिक जो मूल रासायनिक उसका जो नेचर था, जो गुण था, वह उससे हट के बदल जाता है और कोई दूसरा रासायनिक गुण उसमें चला आता है। ठीक है, समझिएगा इस बात को। यांत्रिक अक्षय में क्या होता है, यानी कि जिसको भौतिक अक्षय आप कहते हो, यहाँ पर सिर्फ टूट कर छोटा हो जाता है चट्टान। लेकिन जैसे आप रासायनिक अक्षय की बात करोगे तो यहाँ पर इसकी रासायनिक संरचना पूरी तरह से बदल जाती है और यही कारण है कि यांत्रिक अक्षय की तुलना में ये रासायनिक अक्षय यह बहुत ज्यादा जटिल माना जाता है, बहुत ज्यादा कठिन माना जाता है। उदाहरण के लिए अगर आप देखोगे तो एक खनिज लो, है ना, फेल्ड्स्पार एक खनिज है। कौन सा खनिज है? फेल्ड्स्पार एक खनिज है। इसमें क्या होता है कि इस खनिज में जब, है ना, यह खनिज, इसका रासायनिक अक्षय क्या होता है, रासायनिक अक्षय जब होगा तो यह बदल जाएगा, या मृदा में खनिज में क्ले मिट्टी जो होता है, क्ले मिनरल्स, इसमें यह बदल जाता है ना। मृदा में यानी कि मिट्टी में घुलने वाला खनिज में यह बदल जाता है। समझ में आई बातें? इस नए खनिजों के गुण और संरचना जो मूल खनिज था, कौन सा, फेल्ड्स्पार था, इससे बहुत ही ज्यादा अलग हो जाता और इस प्रकार से रासायनिक अपक्षय सेलों की सिर्फ छोटा नहीं करता, छोटा तो करता ही है, बल्कि उसको एक नए पदार्थों में भी बदल देता है। समझ में आई बातें? जैसे कि चूना पत्थर पहले से है ना, चूना पत्थर पहले से है ना, अगर चूना पत्थर में रासायनिक अपक्षय होगा तो इसमें सिर्फ पानी आप मिला दो तो चूना पत्थर बह करके चला जाएगा, वहां कुछ नहीं बचेगा। तो सिर्फ चूना पत्थर को तोड़ करके छोटा नहीं किया, बल्कि घुला भी लिया अपने अंदर, यानी कि पूरी की पूरी संरचना ही क्या हो गई, बदल गई। समझ में आई बात? पूरी की पूरी संरचना बदल गई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बच्चों, छत्रक सेल, मशरूम रॉक, है ना, मशरूम आपने खाया होगा, मशरूम जिसको बचपन में गोबर छत्ता कहते थे, वही आजकल खरीद के खा रहे हैं पैकेटों में जो बिक रहे हैं, कि नहीं? वही गोबर छत्ता को खरीद के खा रहे हैं, मजा आ रहा है एकदम बना के खाने में। पहले गोबर छत्ता कौन खाता है ना, गोबर छत्ता लोग खाते हैं, आप खाते हो, हम खाते हैं, सब लोग खाते हैं, क्योंकि प्रोटीन का बहुत ज्यादा बड़ा स्रोत है, वो बहुत ज्यादा प्रोटीन मिलता है ना। सर मिड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव का लिखकर आंसर देना ऑप्शन नहीं देता, तो क्या दिक्कत है, लिखकर आंसर देना है तो आप पढ़े हो, है ना। नहीं खाए सर जी मच्छी, अरे नहीं, ऐसा नहीं खाया जाता है ना, हम नहीं खाते। क्यों नहीं खाते हो, है ना, बताओ क्यों नहीं खाते हो? खाना चाहिए, मशरूम प्रोटीन का बहुत ज्यादा स्रोत है ना, अच्छा लगता है खाने में, खाओ उसको, अच्छे से बना करके बॉईल करके खाते हैं। उसकी खेती होती है अलग से, थोड़ा है गोबर से उठा करके आपको दिया है खाने के लिए, नहीं, उसकी एक अलग से प्रॉपर तरीके से खेती होती है ना, वहां से वो होटल वाले या फिर रेस्टोरेंट वाले खरीदते हैं और फिर जब आप वहां खाने के लिए जाते हैं तो बनाते हैं, आपके आसपास लोकल मार्केट में पैकेट में बिकने लग गया है, तो लेकर के खाओ। समझ में आई बात है? नहीं खाए तो खाओ। है ना, ओके, चलिए मशरूम छोड़, ये जो रॉक है इसकी आकृति मशरूम के जैसे हो जाती है, वो गोबर छत्ता जो आप कह रहे हो उसी के जैसे हो जाती है। होता क्या है समझिएगा, जो ये कैसा क्षेत्र दिख रहा है, ये एकदम रेगिस्तानी क्षेत्र दिख रहा है, इसका मतलब मरुस्थलीय इलाका होगा। मरुस्थलीय इलाका में इस तरह की आकृतियां आपको देखने को सामान्यतः मिल जाती है ना। होता क्या है, ऊपर का चट्टान जो है कठोर होता है और नीचे का चट्टान मुलायम होता है, तो हवा जब चलती है ना तो ज्यादा ऊंचाई पर इस एरिया में नहीं चलती, अधिक से अधिक 6 फीट की ऊंचाई पर, कितना ऊंचाई पर, 6 फीट की ऊंचाई पर हवा अधिक से अधिक चलती है। तो जब 6 फीट की ऊंचाई पर चलेगी तो अगर मान लो एक साइड से हवा चलेगी तब ना एक ही साइड से पतला करेगा, अगर सभी साइड से चले, इधर से भी हवा चली, इधर से भी हवा चली है, तो क्या करेगा, चारों तरफ से काटेगा, चारों तरफ से नीचे की जो नीचे की सॉफ्ट जो मुलायम चट्टान होगा उसको बार बार हवा का घर्षण होगा, हवा का दबाव पड़ेगा, वो कटेगा। चूंकि ऊपर हवा तेज बह ही नहीं रही है और ऊपर का चट्टान अपेक्षाकृत कठोर है, इसलिए ऊपर ऐसी टेबल नुमा आकृति होती है और नीचे से पिलर टाइप का हो जाता है। तो इस तरह से जो मशरूम हम और आप देखते हैं, मशरूम जैसा आकृति बनता है, इसी को क्या कहते हैं, मशरूम रॉक कहा जाता है, छत्रक सेल या मशरूम रॉक कहते हैं। समझिएगा, छत्रक सेल मरुस्थलीय क्षेत्रों में बनने वाला एक विशेष स्थल रूप है ना। यहाँ यदि किसी कठोर चट्टान के नीचे मुलायम चट्टान की परत हो, है ना, ये ऊपर कठोर चट्टान है, नीचे मुलायम चट्टान है, समझिएगा, जो तेज पवन और रेत के कणों के कारण इसका निचला हिस्सा जल्दी घिसने लगता है ना, क्योंकि हवा सब तरफ से इससे टकराती है, जब सब तरफ से टकराएगी तो हर तरफ से घिसेगा, क्योंकि ये चट्टान मुलायम है। रेगिस्तान में हवा के साथ रेत और धूल अधिकतर जमीन से मात्र 6 फीट ऊपर, लगभग 182 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक की होती है, लगभग इतना ऊपर, है ना, इससे ज्यादा या कह सकते हो इससे ज्यादा नहीं उड़ेगा, जो आप देख रहे हो ना ये उससे ज्यादा नहीं उड़ेगा। समझ में आई बात है, 5.5 5.7 तो मेरी हाइट है, समझ में आई बात है,
ठीक है, इतना ऊंचाई तक पाई जाती है। जब इतनी ऊंचाई तक पाया जाता है तो इससे चट्टान के निचले हिस्से पर, निचले भाग पर ज्यादा अपघर्षण ही नहीं होता। चट्टान के निचले भाग पर ज्यादा अपघर्षण होता है, ऊपर वाले भाग पर नहीं होता, नीचे वाले भाग पर होता। तभी तो नीचे वाला भाग क्या हो गया, धीरे धीरे नीचे वाला भाग घिस गया है वहां से, जबकि ऊपरी हिस्सा लगभग सुरक्षित रहता है ना, सुरक्षित रहता है। समझिएगा, यदि हवा एक ही दिशा से चलती तो चट्टान का कटाव एक ही दिशा में होता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हवा कई दिशाओं से चलती है ना, हवा जो है बच्चों कई दिशाओं से चलती है, तब चट्टान का निचला भाग चारों ओर से क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, और दूसरी ओर जो ऊपर की कठोर परत है वह कम प्रभावित होती है ना, जिस कारण वो टेबल टॉप आकृति बनी रहती है, चौड़ी आकृति बनी रहती है। समझ में आई बात है? इस तरह चट्टान का आकार एक छतरीनुमा रूप ले लेता है, जिसको छत्रक शिला या मशरूम रॉक कहा जाता है ना। कुछ नहीं है, प्रोसेस है और कुछ नहीं है ना। सहारा मरुस्थल में से गारा और जर्मनी में से फिंज फेल्सन कहा जाता है। पूछेगा मशरूम रॉक को या छत्रक शिला को सहारा मरुस्थल में क्या कहते हैं, गारा कहते हैं। पूछेगा जर्मनी में इसको क्या कहते हैं, पिंज फेल्सन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पिंज फेल्सन कहते हैं, ध्यान रखना है ना। चलिए नेक्स्ट है अभिसारी प्लेट सीमा अथवा अभिसरण सीमाएं से क्या तात्पर्य है। क्या होता है अभिसारी प्लेट, जब दो प्लेट एक दूसरे को है ना अपोजिट डायरेक्शन में आकर के टकराती है और एक प्लेट नीचे की ओर, एक प्लेट दूसरे के नीचे की ओर चली जाती है, तो इसको क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्री कहा जाता है। क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्री कहा जाता है। समझिएगा इस बात को, है ना। अभिसारी प्लेट सीमा वह सीमा है जहां दो प्लेट विपरीत दिशाओं से आकर आपस में टकराती है ना, जो बात अभी मैंने बताया। यह सबसे ज्यादा नुकसान करता, सबसे ज्यादा विनाश लाता है, ये समझिएगा, है ना। ये जो है इसे विनाशात्मक सीमा भी कहते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या होता है, बहुत भूकंप जैसी घटनाएं, ज्वालामुखी विस्फोट जैसी घटनाएं और बहुत ही ज्यादा भूगर्भिक खतरनाक घटनाएं होती है, जिस वजह से सतह पर बहुत ज्यादा डैमेज होता है, नुकसान हो जाता है ना। ये सीमाएं प्राय महासागर की जो खाई होती है ना, महासागर का नीचे वाला, जो महासागर का नीचे वाला जो हिस्सा होता है वहां पर, है ना, जैसे कि मरियाना गर्त है ना, इसके पास मिलते हैं। यहाँ टक्कर के कारण एक प्लेट दूसरी प्लेट से मुड़कर अधोवाहन यानी कि नीचे चली जाती है, एक प्लेट दूसरे के क्या चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। इसको सबडक्शन जोन कहते हैं, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, उस जोन को सबडक्शन जोन कहा जाता है ना। एक भूवैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था ह्यूगो बेनियोफ। क्या नाम था बच्चों, ह्यूगो बेनियोफ, नाम याद रखिएगा। उन्होंने बताया यह अधोवाहन यानी कि सबडक्शन जोन जो है, यह कटिबंध दुर्बलता मंडल में लगभग 45 डिग्री के कोण पर नीचे चले जाता है। दुर्बलता मंडल क्या होता है समझिएगा, है ना। दुर्बलता मंडल समझाता हूँ, पृथ्वी के नीचे, ये क्या है, पृथ्वी का आंतरिक संरचना है। जब आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखते हो बच्चों, तो समझना इस बात को। यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी होती है। इसके नीचे क्या होता है, मेंटल होता है। क्या होता है इसके नीचे, मेंटल होता है। और नीचे सबसे नीचे क्या होता है, कोड होता है। क्या होता है बच्चों, सबसे नीचे कोड होता है। तो प्रॉपर्टी के नीचे की ये एक है ना, ये एक जो प्रॉपर्टी जो मोटाई होती है 0 से 35 किलोमीटर, है ना। उसके बाद ये जो क्षेत्र मेंटल का कुछ हिस्सा, प्रॉपर्टी और ऊपरी मंडल का कुछ हिस्सा मिला करके क्या बनाता है, स्थल मंडल बनाता है। क्या बनाता है, स्थल मंडल बनाता है, जो कि 200 किलोमीटर तक चौड़ाई जिसकी होती है ना। वही जो यहीं पर क्या होते हैं, बहुत सारे प्लेट जो है आपस में क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं। यहीं पर बहुत सारे प्लेट है ना, और यह प्लेट जहां पर मूव करता है उसको क्या कहते हैं, उसको दुर्बलता मंडल कहा जाता है। क्या कहते हैं, दुर्बलता मंडल कहा जाता है। समझ में आई बात है बच्चों, क्या कहते हैं इसको, इसको दुर्बलता मंडल कहा जाता है ना। समझ में आगे बात है, समझिएगा आप, ठीक है। वही कह रहा है, उन्होंने ह्यूगो बेनियोफ ने बताया कि यह अधोवाहन यानी कि जो सबडक्शन जोन है, यहाँ पर एक प्लेट दूसरे के नीचे चली आई, यह दुर्बलता मंडल में लगभग 45 डिग्री के कोण पर नीचे चली जाती है। मतलब 45 डिग्री का मतलब ये पूरा जो स्ट्रेट होता है 90 डिग्री होता है, सिंपल सी बात है। ये कितना हो गया, 90 डिग्री, और ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये लगभग 45 डिग्री। मतलब 45 डिग्री के एंगल पर क्या होती है, या एक दूसरे के नीचे चली जाती है। समझ में आई बात है। मध्य महासागरीय कटक, अब मध्य महासागरीय कटक मतलब समझिएगा ये होता है कि अगर महासागर है ना, पानी का स्रोत है, यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी हुई, यहाँ पर एक बड़ी बड़ी चट्टान है, पूरी ऊपर में क्या है, पानी है, ऊपर में क्या है, पानी पानी, और इस तरह से जो सागर होगा इसको मध्य महासागरीय कटक कहा जाता है। क्या कहते हैं, मध्य महासागरीय, है ना, मध्य महासागरीय कटक कहा जाता है इसको। समझ में आई बात है। इसी मध्य महासागरीय कटक की बात यहाँ पर चल रही है ना।
ये जो है मध्य महासागरीय कटक में लगभग 100 से 300 किलोमीटर की गहराई पर नीचे आंशिक रूप से वो चट्टान क्या होता है, पिघलने लगता है, और लगभग 700 किलोमीटर नीचे जाने पर यह पूरी तरह से वो चट्टाने पिघल जाती है ना। तो यही पिघला हुआ मैग्मा ऊपर उठकर ज्वालामुखी विस्फोट करता है। अब यही पिघला हुआ मैग्मा क्या होता है, ज्वालामुखी विस्फोट बंद करता है। इसलिए अभिसारी सीमाओं पर ज्वालामुखी द्वीप चाप पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पर कभी भी ज्वालामुखी विस्फोट आपको देखने को मिल सकता है, सुनने को मिल सकता है। इस अभिसारी सीमा पर केवल महासागरीय प्लेट ही जमीन के नीचे जाती है, महाद्वीपीय प्लेटें नहीं जाती है। महाद्वीपीय प्लेट हल्की होती है, यह डूबती नहीं बल्कि ऊपर चली जाती है। दोनों प्लेट टकराव से शक्तिशाली दाब उत्पन्न होता है, जिसके कारण वलन, कायांतरित और अन्य भूवैज्ञानिक घटनाएं होती हैं। भूकंप भी आएगा, बहुत सारी भूवैज्ञानिक घटनाएं होती है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, बहिर्जात बल क्या है ना। थैंक यू सर, सुपर क्लास है ना, थैंक यू। चलिए, नेटवर्क इशू नहीं, यहाँ पर तो नेटवर्क का इशू नहीं है, यहाँ पर नेटवर्क का इशू नहीं है। सुनिए ना, हाँ सुनाइए ना, हम सुनने के लिए बैठे, आप सुनाइए तो सही। हम क्यों नहीं सुनेंगे, हम यहाँ सुनने के लिए बैठे हैं, जल्दी से बोलिए। कौन है भाई साहब? जाकी किंग, अंकित सर की लाडली स्टूडेंट। बिल्कुल ये सब क्वेश्चन आएगा। निरंजन नाम है, क्या नाम है आपका? बिल्कुल निर्जला, बिल्कुल आएगा, ये सब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, है ना। नहीं, नेटवर्क इशू यहाँ से नहीं है, यहाँ से नेटवर्क का इशू हो भी नहीं सकता है ना। ऐसी व्यवस्था है कि यहाँ से नेटवर्क का इशू नहीं हो सकता। समझ में आई बातें? सर आप अपना वाला चश्मा दे दीजिए ना, ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ले जाइए चश्मा, ठीक है। चलिए, है ना। आर्मी बॉय पूछ रहे हैं सर आपका नाम क्या है, बता दीजिए उनको, उनको नाम भी बता दीजिए, है कि नहीं। चलिए, बहिर्जात बल एक्सोजेनिक फोर्स क्या होता है। देखिए, बहिर्जात बल ये पृथ्वी की सतह पर बाहर से लगता है। पूछोगे सर बाहर से कौन सा बल लग रहा है, बाहर से हवा है ना, हवा चल रही है, नदी का पानी है ना, घर्षण करता है पृथ्वी की सतह पर, है ना। जो समुद्र की लहरें वो बार बार चट्टान से जाकर के टकराती है ना। जमीन के अंदर जो है चूना पत्थर वाली जो आकृति होती है, वह पानी के साथ अभिक्रिया करके घुल जाती है। तो इस कारण से क्या होता है, बहुत अलग अलग आकृतियों का निर्माण होता है। तो बहिर्जात बल और अंतर्जात बल, इस वजह से पृथ्वी पर अलग अलग आकृतियां बनती हैं और बिगड़ती रहती है। समझना इस बात को, है ना, समझना इस बात को। बहिर्जात बल वे बल हैं जो पृथ्वी की सतह पर काम करते हुए उसे समतल बनाने की दिशा में कार्य करते हैं। मतलब पृथ्वी का कोई बड़ा सा क्षेत्र है ना, ये धरातल पर पहाड़ है, तो इसको धीरे धीरे काट काट करके क्या बना देगा, समतल बना देगा। काट का मतलब घिस करके, है ना। जहां अंतर्जात बल पृथ्वी की सतह पर ऊंच नीच और असमानताएं पैदा करता है, अंतर्जात बल पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होता है, जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, भूकंप हो गया। वही बहिर्जात बल पृथ्वी के सतह के ऊपर से लगता है, हवा के कारण, तापमान के कारण, अलग अलग कारण से लगता है ना। वो जो असमानता है, इसको धीरे धीरे कम करने का काम करते, इसलिए इन्हें समतल स्थापक बल भी कहा जाता है। तो बहिर्जात बल का दूसरा नाम क्या हो गया, समतल स्थापक बल, यानी कि पृथ्वी की सतह को कैसा करता, समतल करता, प्लेन बनाता है ना। इसका मुख्य कार्य क्या है, अनअक्षादन है, जिसमें अपक्षय और अपर्दन दोनों शामिल। अपक्षय का मतलब है चट्टानों का टूटना, अपर्दन का मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। इस प्रक्रिया को यहाँ पर क्या कहा गया, अनच्छादन कहा गया। अपक्षय में चट्टानें उसी स्थान पर टूटकर विघटित या वियोजित हो जाती है, उसी स्थान पर टूट जाती है, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ताप, वर्षा का पानी, हिम, वनस्पति, जीव जंतु और मानव सभी अपक्षय में भूमिका निभाते हैं। सब चट्टानों को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। समझ में आई बात। वहीं अपर्दन में क्या होते हैं, जो चट्टान एक जगह से दूसरे जगह जाती है, और इस जगह एक जगह से दूसरे जगह जाने के क्रम में ये चट्टान टूटती है, कट करके छोटी छोटी बनती है, टूटती है। ये सारी क्रियाएं शामिल होती हैं। अपर्दन में चट्टान का टूटना, कटना और उसका परिवहन, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाना शामिल होता है। ये एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाते हैं, नदियों के कारण, है ना। हिमनद जो बर्फ की मोटी मोटी चट्टाने होती, चादरें होती, उसके कारण वो जो खिसकती है, उसके कारण, पवन हवा के कारण, समुद्री लहर के कारण, भूमिगत जल के कारण, इस सब के कारण वह दूसरे एक जगह से दूसरे जगह जाती है। बाद में ये पदार्थ किसी अन्य स्थान पर जमा हो जाते हैं, यानी कि निक्षेपित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया के चलते पृथ्वी की सतह पर अनेक स्थलूप बनते हैं, बदलते हैं और नष्ट हो जाते हैं। यानी कि स्थलूप नया नया बनेगा और जो पुराना है वह नष्ट भी हो सकता है। समझ में आई बातें, है ना। चलिए ठीक है, समझिएगा अगला प्रश्न। ज्वालामुखी से आप क्या समझते हैं, है ना। ज्वालामुखी से आप क्या समझते हैं।
सर पासिंग मार्क्स कितना है थ्योरी एग्जाम का? 40% है ना, 40%, ध्यान रखिएगा। 28 नंबर, कहीं कहीं 30 भी होता है, कहीं कहीं 33 भी होता है, कहीं कहीं 40% भी होता है। तो 33 एवरेज मान करके चल रहा है, तो 70 का 33% निकाल लो, एक तिहाई निकाल लो, है ना, आ जाएगा। समझ में आई बात है? 24 नंबर निकाल लो, हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, समझिएगा। ज्वालामुखी से आप क्या समझते हैं? कुछ नहीं, पृथ्वी के सतह के नीचे का, है ना, पृथ्वी के सतह के नीचे क्या होता है बच्चों? पृथ्वी के सतह के नीचे एक छिद्र होता है, जिस छिद्र से बहुत सारे मैग्मा, राख, धूलकण इत्यादि ऊपर आते हैं, वही ज्वालामुखी विस्फोट होता है। पृथ्वी की सतह पर वह छिद्र या खुला मुंह, जिसके द्वारा भूगर्भ में यानी कि जमीन के अंदर मौजूद अत्यधिक गर्म लावा, गैस, चट्टान के टुकड़े, राख, ये सब बाहर निकलते हैं। यह छिद्र सामान्यतः गोल होता है या लगभग वृत्ताकार होता है, मतलब इस तरह से आप कह सकते हो, है ना, इस तरह से आप कह सकते हो। पृथ्वी के नीचे अंदर का यह छिद्र है, यहाँ पर क्या है, इस तरह से ये मैग्मा चैम्बर होता है, नीचे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैग्मा हो जाएगा, है ना, नीचे में ये मैग्मा होगा, और एक नली के वजह से, एक नली के वजह से यहाँ पर गोल ऐसी छिद्र होगी, इसके कारण से मैग्मा क्या होगा, ज्वालामुखी विस्फोट के समय बाहर निकलेगा। सिर्फ यही मैग्मा नहीं निकलता, राख निकलते, धूल कण, गैस, ये सभी निकलते रहते, है ना, ये सभी निकलते रहते हैं। समझ में आई बात है? समझ में आई बात है? ये सभी निकलते रहते हैं। ठीक है, तो लगभग उसका जो छिद्र होता है या गोल होता है या लगभग वृत्ताकार होता है, और इसकी गहराई पृथ्वी के भीतर बहुत नीचे तक जाती है ना, लगभग 700 किलोमीटर तक नीचे। इस छिद्र से जुड़ी लंबी नली को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी नली। यानी कि ये जो नली है यहाँ पर, ये जो नली आप देख रहे हो, इसको क्या कहेंगे? ज्वालामुखी नली। यहाँ पर ये विस्फोट होगा, ये लावा यहाँ पर जाएगा, गैस, धूलकण, है ना, ये सब क्या होते हैं, राख, ये सब उड़ते रहते हैं। इसके समय क्या होता है? ज्वालामुखी विस्फोट के समय नली से गर्म लावा निकलता है, राख निकलता है, ठोस के टुकड़े बाहर निकलते हैं, ये आसपास क्या होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, समय के साथ ये पदार्थ जम करके एक ऊंचा टीला या पहाड़ बना देते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं, है ना। तो ये क्या है, जैसे कि माउंट किलिमंजारो, ये क्या है, यह एक ज्वालामुखी पर्वत है जो अफ्रीका में। समझ में आई बात है? जिस प्रक्रिया से ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है उसे ज्वालामुखी क्रिया कहा जाता है ना, जिस प्रोसेस से भी ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं उसको ज्वालामुखी क्रिया कहा जाता है ना। ज्वालामुखी क्रिया का संबंध उन सभी प्रक्रियाओं से जिसमें पृथ्वी के भीतर जो मौजूद गर्म पिघला हुआ मैग्मा है ना, ठीक है, पिघला हुआ पदार्थ है, सतह की ओर बढ़ता है और बाहर आकर के नए स्थल रूप बनाता है। ये सारे प्रोसेस किस में आ जाएंगे? ज्वालामुखी प्रक्रिया में आ जाएगा। ठीक है, यह गर्म पदार्थ समझिएगा धरातल तक पहुंचने से पहले ही भीतर जम जाता है और ठोस चट्टानों का रूप ले लेता है। कई बार ऐसा होता है ना, कई बार ऐसा होता है। ये जो ज्वालामुखी है, ये जो यहाँ पर लावा निकल रहा है, ये क्योंकि अब यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, तो हो सकता है अगर कहीं पर इसको, है ना, कहीं पर इसको कमजोर सतह मिला तो इसको काट करके, चीर करके, फाड़ करके क्या निकलेगा, निकल जाएगा बाहर, और यहाँ पर यह जम जाएगा। तो बाहर भी यह जम करके क्या बनाएगा? चट्टान बनाएगा, है ना, बाहर भी जम करके चट्टान बनाएगा और अंदर भी जम करके कभी कभी क्या बनाएगा? चट्टान। तो बाहर जो चट्टान बनेगा इसको बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान कहेंगे, और अंदर जो चट्टान बनेगा इसको अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान कहा जाएगा। समझ में आई बात है? अंतर जो बनेगा उसको क्या कहेंगे? अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान। समझ में आई बात है? चलिए, है ना बच्चों। चलिए देखिएगा, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित नव तारा परिकल्पना के बारे में समझाइए। नव तारा परिकल्पना क्या होता है? एक चीज मैं आपको, आप सभी को यहाँ पर बता दूं, है ना, कौन है नए स्टूडेंट? गुड इवनिंग। समझिएगा, एक चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पर, कि जब आप कोई भी, है ना, ये सबको पता है कि गैस पेपर वगैरह मिलता है मार्केट में, जब आप कोई भी गैस पेपर लेने के लिए जाओगे ना, तो इतना लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा आंसर होगा जो आपको समझ में भी नहीं आएगा। कहोगे क्या, पता नहीं क्या लिखा दिया है, क्या लिखा हुआ है। लेकिन जब आप यहाँ पर पढ़ते हो तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको आसान भाषा में समझाऊं, और मेरी ये पूरी कोशिश रहती, जो बात आपको यहाँ पर देखने से भी समझ में आएगा, कि मेरी भाषा जो रहती है वो बहुत आसान रहती है। मैं बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज का यूज नहीं करता हूँ, है ना, कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूँ, उससे उसके प्रयोग से मैं बचता हूँ हमेशा, ताकि मुझे आपको समझाना भी होता है ना, आपको समझ में आए, है ना, आपको समझ में आए, मुझे समझाना भी होता है। इसीलिए गैस पेपर में बहुत ही टफ लैंग्वेज दिया हुआ है, जो आपको शायद पल्ले ही ना पड़े कभी, जब तक आप बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे। लेकिन जब आप यहाँ पढ़ते हो तो आप बहुत अच्छे से समझते हो, पढ़ाई भी करते हो, है कि नहीं? चलिए चलिए समझ लीजिए, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंधित में नव तारा परिकल्पना के बारे में बताइए। तो नव तारा परिकल्पना का प्रस्ताव किसने दिया, किसने था? सबसे पहले फ्रेड होयल ने और लिटलटन ने दिया था। कब? 1939 ईस्वी में। ये दोनों लंदन स्थित कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक थे।
कहाँ के? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक थे। समझ में आई बात है? ये क्या था? यह परिकल्पना बताती है कि सौरमंडल की उत्पत्ति 3 तारों से हुई है। बाइनरी स्टार परिकल्पना में 2 तारों के बारे में बताया गया। इसमें बताया गया कि 3 गो तारा था। क्या गो तारा था? 3 गो तारा था, है ना। 2 गो से नहीं हुआ, 3 गो तारा से हुआ। इन 3 तारों में से एक सूर्य था, एक उससे बड़ा तारा साथी तारा था, और एक तीसरा तारा, है ना, वह भी शामिल था। 3 गो तारा था, एगो सूर्य था, समझिएगा यहाँ पर, है ना। यहाँ पर आपको पिक्चर में दिखाई दिया रहा होगा, यहाँ पर 2 गो तारा है, यहाँ पर दिख रहा होगा। एक सूर्य है, एक सूर्य है, सूर्य से बड़ा साथी तारा नोवा है, और एक और बड़ा सा तारा था, यहाँ जो नहीं दिया गया डायग्राम में, एक और बड़ा सा तारा है, समझिएगा। 3 तारों के बारे में बताया गया, है ना। लिटलटन ने कहा क्या? उन्होंने कहा सबसे पहले कि जो साथी तारा है सूर्य से बहुत बड़ा, बहुत विशाल था, जो अभी आपने इमेज में देखा, है ना। देखा, समझ में आई बात है? जब यह तारा अस्थिर होकर के टूटने लगा तो उससे निकली गैस और धूल भारी मात्रा में सौरमंडल में चारों तरफ फैल गई, है ना। तारा टूटने जब लगा था तो उससे गैस निकला, धूल निकला, और ये सब गैस और धूल बहुत ज्यादा मात्रा में सौरमंडल में फैल गया। क्योंकि सूर्य ही बहुत बड़ा तारा है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा है। उससे भी एक बड़ा तारा था जो टूटेगा तो जाहिर सी बात है सौरमंडल में फैलेगा। उसके जो पार्ट्स वगैरह है, इसमें धूल करने गैस, वो क्या हुए? सौरमंडल में फैलने लगे। इन्हीं पदार्थों से क्या हुआ? यही पदार्थ जब बाद में इकट्ठे हुए, घनीभवन हुए, घनीभूत हुए, तो क्या हुआ? ग्रहों का निर्माण हुआ। इससे ग्रह सूर्य की दूरी की समस्या भी हल हो जाती है ना, कि सूर्य ग्रह से इतना दूर क्यों है, इसकी समस्या हो जाती है। यानी कि यह हुआ किससे? यह हुआ किससे? ये जो बड़ा सा तारा है, ये बड़ा सा तारा है, समझिएगा, इसमें यह टूटा, यह टूटा, और टूटने के कारण क्या हुआ? इसके जो गैस है, धूल कण, ये फैल गए, है ना। ये क्या हो गए? फैल गए, और फैल करके ये कक्ष में क्या हो गए? घूमने लगे, और इसी से धीरे धीरे करके सूर्य और अन्य ग्रहों का क्या होता है? निर्माण होता है। समझ में आई बात है? सूर्य और अन्य ग्रहों का निर्माण होता है। समझ में आई बात है? ये तो ठीक है, लिटलटन ने कहा था, है ना। फ्रेड होयल ने क्या कहा? उन्होंने कहा ये जो तारे हैं मुख्यतः हाइड्रोजन से बने होते हैं, है ना। और जाहिर सी बात है हमारा सूर्य भी हाइड्रोजन और हीलियम से ही बना हो। साथी तारा जब अपना हाइड्रोजन तेजी से खर्च कर चुका तो उसके भीतर की शक्तिशाली जो आणविक विस्फोट है, जो विस्फोट हो रहे थे अंदर से, है ना, वह हुआ, और इस विस्फोट से निकला गर्म धूल और गैस, जो बादल है ना, वो बादल गर्म गर्म धूल है, गैस है, बादल है, ये भारी तत्वों में बदल गया, और बाद में इसी पदार्थ के ठंडा होकर के जमने से क्या हुए? अलग अलग ग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार ग्रह सूर्य से नहीं बल्कि साथी तारे के विस्फोटक होने के परिणाम स्वरूप बने हैं, है ना, परिणाम स्वरूप बने हैं, है ना। समझ में आई बात है? और यही कारण है कि ग्रह भारी तत्वों से बने हुए, कि वो भारी है। क्यों? क्योंकि जो तारा टूटा था वो सूर्य से काफी ज्यादा विशाल था, काफी ज्यादा बड़ा था, इसलिए बताया जाता है कि ग्रह भी काफी ज्यादा भारी है ना। समझ में आई बात है? इसलिए बताया जाता है कि ग्रह भी काफी ज्यादा क्या है? भारी। चलिए, शर्क या हिम ग्रह, है ना, ह्रास बोलते हैं ना, हिम ग्रह क्या है ना। शर्क व आइस के भी क्या है, समझिएगा, है ना। सर्क जो दिख रही है कुछ और नहीं, ये कटोरी नुमा आकृति है। क्या है बच्चों? ये कटोरी नुमा आकृति है ना। अर्धचंद्राकार है, पूरी तरह से नहीं है चांद बना हुआ, यह क्या है? अर्धचंद्राकार है, समझिएगा इस बात को, है ना। सर्क जो है पर्वतीय क्षेत्रों में बनने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण हिमानी स्थल रूप है ना। हिमानी यानी कि हिम नद के कारण बनता है। होता क्या है समझिएगा, जो पहाड़ी ढाल के ऊपरी हिस्सों में कटोरे जैसा बड़ा गहरा गर्त होता है। ये देख रहे कितनी बड़ी खाई, बहुत सारा पानी आ जाएगा, जिसके किनारे बहुत खड़े और अर्धवृत्ताकार होते। देख रहे ये किनारा कितना ऊंचा है, यहाँ पर अगर देखोगे तो ये किनारा बहुत ज्यादा क्या ऊंचा है। किनारा प्लेन भी नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा क्या होता है? किनारा ऊंचा, अर्धवृत्ताकार, मतलब यहाँ से अगर पानी ज्यादा बढ़ेगा तो एक समय के बाद पानी क्या होगा? नीचे की तरफ आ जाएगा। जैसे आप कटोरा को टेढ़ा करके रखते हो ना, उसी प्रकार ऐसे रखोगे कटोरा तो पानी जब तक कटोरे के पूरे लेवल पे नहीं आएगा तब तक नहीं गिरेगा। टेढ़ा करके रखोगे, सिंपल सी बात है, तो एक तरफ पानी ज्यादा हो, एक तरफ नीचे होगा, सिंपल सी बात है, नीचे की ओर गिर जाएगा ना। उसी प्रकार से, है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है? शर्क है। इसका आकार जो होता है बच्चों, वो गहरी सीट वाली आरामदायक कुर्सी जैसा होता है। जब कुर्सी पे बैठते बैठते बीच में क्या हो जाता है? गहरा बन जाता है, सिंपल सी बात है। अधिकांश सड़कों में साल भर हिम जमी रहती है। हिम कहने का मतलब है बर्फ जमी रहती है अधिकांश सड़कों में, है ना। इसलिए इसे हिमगीवर या फिर हिम क्या बोलते हैं? हिमागर भी कहा जाता है। हिम सागर नहीं, हिमागर कहा जाता है। कई बार गर्मी में यह क्या होता है? पिघल जाता है, और पिघल करके वहीं पर पानी का रूप ले लेता है, जिस वजह से वहां एक झील बनता है, जिसको क्या कहते हैं? सर्क झील कहते हैं ना। वो जो हिम है वो पिघल गई, यहाँ पर समझ लो हिम क्या होगा? अब ये जमी हुई बर्फ है, ये पिघल जाएगी तो ये क्या होगा? पानी बन जाएगा। जब पानी बनेगा तो इस यह क्या बनेगा? एक तरह का झील बनेगा, जिसको क्या कहेंगे? जिसको सर्क झील कहा जाएगा। क्योंकि यह सर्क की आकृति के अंदर बना है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? सर्क झील कहेंगे, है ना। जस्ट वेट।
क्या कहेंगे बच्चों इसको? इसको सर्ग झील कहा जाएगा, है ना। वेट, चलिए ठीक है। अब देखिए, बहुत सारे देशों में इसे अलग अलग नाम से, इसको कॉरिज कहते हैं, कार कहते हैं, कौन कहते हैं, अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है, लेकिन सामान्यतः हम क्या जानेंगे? सामान्यतः हम इसको सर्क ही जानेंगे। इसका निर्माण प्रक्रिया काफी ज्यादा जटिल है। शुरुआत में क्या होता है, ढाल पर तुषार प्रक्रिया होती है, फ्रीजिंग थॉ एक्शन होता है, मतलब जो बर्फ के मोटे मोटे चादर टुकड़े हैं, इससे यह शुरू होता है। यह बनने से होता क्या है कि गर्मियों में बर्फ पिघलकर पानी छोटे छोटे छेदों में जमा होता है, क्योंकि बर्फ के पर भी क्या होते हैं, बार बार घर्षण होता है, बार बार घर्षण होता है, तो छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं, पानी उसमें जमा हो जाता है। जम करके वो क्या होता है, दिन में जमता है, और क्या होता है, जमता है, पिघलता है, जमता है, पिघलता है, इससे चट्टानें फैलती और सिकुड़ती है। इससे क्या होता है, दरार बड़ी हो जाती है। हिमनद इन्हीं टूटे हुए टुकड़ों के नीचे ले जाने से बनता है, क्योंकि टुकड़े नीचे जाएंगे तो क्या होगा, नीचे से बहुत ज्यादा वो घर्षण करेंगे, घर्षण करेंगे तो एक बड़ा सा गड्ढा बना देंगे। समय के साथ ये छोटे छोटे छेद भरकर बड़े गर्त का रूप ले लेते हैं और पूर्ण विकसित सर्क बन जाते हैं। इस तरह सर्क हिमनद की प्रभावी अपर्दन प्रक्रिया से निर्मित होता है। तो हिमनद की अपर्दन प्रक्रिया से सर्क का निर्माण होता है। अपर्दन मतलब चट्टानों के टुकड़े का एक जगह से दूसरे जगह जाना, है ना, वो बर्फ के साथ साथ। समझ में आई बात है, बर्फ के साथ साथ। ठीक है, चलिए। जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना यानी टाइडल हाइपोथेसिस के बारे में विस्तार से बताए, विस्तार से समझाए, है ना। समझाना है, बताना है। जेम्स जीन का, जेम्स जीन्स का, ठीक है ना। जी सर। है ना, चलिए समझिएगा। जेम्स एंड जीन की ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार सौर मंडल का निर्माण सूर्य और एक दूसरे विशाल तारे के पारस्परिक प्रभाव से हो, मतलब सूर्य का भी प्रभाव था और जो विशाल दूसरा तारा था उसका भी प्रभाव था, दोनों के प्रभाव से हमारा सौर मंडल का निर्माण हुआ। समझ में आई बात है, जिसमें सूर्य है, बहुत सारे और तारे हैं, ग्रह है, उपग्रह है, धूलकण है ना, शुद्ध ग्रह है, बहुत सारे बौने ग्रह, उसका निर्माण हुआ। जिसने माना, है ना, कि प्रारंभ में सूर्य गैस का बहुत बड़ा गर्म गोला था, आज भी है गर्म गोला, लेकिन प्रारंभ में और बड़ा माना उन्होंने, और ब्रह्मांड में इसका एक विशाल काय साथी तारा भी था, मतलब दो थे, अकेला नहीं था सूर्य, क्या था, दो थे। समझ में आई बात है, सूर्य अपनी जगह पर घूम रहा था, वो बेचारा अकेले था, अनु कह रहा था हम अकेले हैं, वो घूम रहा था अकॉर्डिंग टू जेम्स एंड जेम्स, है ना। जबकि साथी तारा एक ऐसी कक्षा में था जिससे वह धीरे धीरे सूर्य के बहुत निकट आ रहा था, मतलब ऐसा हो सकता है ना, इस तरह से तो ऐसा हो सकता है, सिंपल सी बात है। अगर ये यहाँ पर सूर्य है, अगर यहाँ पर, अगर यहाँ पर सन है, सूर्य है, और मान लो एक दूसरा तारा है जो इसकी कक्षा में, एक जो इसकी कक्षा में क्या हुआ, कहीं से आ रहा, मान लो घूमते घूमते पहले बहुत करोड़ों साल पहले यहाँ पे था, यहाँ भी दूसरा तारा था, मैं स्टार लगा देता हूँ, सर नहीं लगा, सन नहीं, क्या हो गया, स्टार हो गया, है ना। अब ये क्या हो गया, घूमते 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 एक समय ऐसा आया जो पृथ्वी ये सूर्य के काफी नजदीक आ गया। यहाँ तक समझ में आया। एक समय ऐसा आया जो ये सूर्य के काफी नजदीक आया, तो सूर्य भी एक तारा, यह भी एक तारा, दोनों का दोनों क्या है, दोनों का दोनों स्टार है ना, दोनों का दोनों क्या है, स्टार है, दोनों के दोनों तारे ही है ना। क्या हुआ, एक जिससे वो धीरे धीरे क्या हुआ, सूर्य के बहुत नजदीक आ गया। जब नजदीक आया, सिंपल सी बात है, तो विशाल तारा जब सूर्य के पास पहुंचा तो उसकी तीव्र गुरुत्व है ना, जो ज्वारीय शक्ति ने सूर्य के बाहरी भाग पर जोरदार खिंचाव डाला, क्योंकि वह तारा सूर्य से काफी बड़ा था। तो दो भी ग्रह है, उसके पास अपना गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, तो अपने अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति से क्या करते हैं, वो चीजों को प्रभावित करते हैं। तो वह सूर्य को क्या किया, यहाँ पर प्रभावित किया, अपनी तरफ खींचा। इस खिंचाव से क्या हुआ, सूर्य की बाहरी जो गर्म गैस की लंबी धारा थी, यह इसके रूप में बाहर निकल पड़ी, है ना। जस्ट वेट, एक मिनट रुक जाना, एक मिनट वेट करना। एक मिनट बच्चों, एक मिनट, जस्ट वेट। आ रही है आपको, साउंड आ रही है मेरी,
आवाज आ रही है, प्रॉपर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल भाई, रोने की जरूरत नहीं है, सही बोला है ना। किसने कहा? मस्तानी। है ना, बिल्कुल सही बोला आपने, रोने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आवाज आवाज आ रही है? ठीक है, बीच में नेटवर्क का इशू हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ज्वारीय परिकल्पना आपने देख लिया। चलिए, इस प्रकार जेम्स एंड जीन्स ने क्या कहा? जेम्स एंड जीन्स ने अनुसार ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य से निकली ज्वारीय गैसों से हुई है और पूरा सौर मंडल सूर्य एवं पास आते विशाल तारे के पारस्परिक गुरुत्वीय प्रभाव का क्या है, यह परिणाम है। यानी कि दो तारे जब आपस में एक साथ आए हैं, उसके वजह से क्या हुआ, हमारा पूरी सौर मंडल का निर्माण हुआ है। समझ में आगे बात है? ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। आंतरिक संरचना की जैसे ही बात आती है, समझिएगा इस प्रकार से, है ना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना खास करके तीन मुख्य परतों में बटी हुई है और आगे चलकर ये चार परतों में बटी हुई है ना। तो ये सबसे ऊपरी जो है होती है, ये इसको कहते हैं प्रॉपर्टी, है ना, इसको कहते हैं प्रॉपर्टी। बीच वाली परत जो है इसको कहते हैं मेंटल, है ना, मेंटल कहते हैं। सबसे नीचे की परत है, इसको इसको कहा जाता है कोर। क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। तो ये दो पार्ट में बटी हुई है। एक तो होता है आपका बाह्य कोर, है ना, एक तो क्या होता है, बाह्य कोर होता है, और दूसरा होता है एक आंतरिक कोर। क्या होता है? दूसरा होता है आपका आंतरिक कोर, आंतरिक कोर होता है। ये प्रॉपर्टी है, इसकी जो मोटाई होती है यह 35 किलोमीटर तक होती है ना। मेंटल की जो मोटाई है यह कितना है? 2900 किलोमीटर तक होती है। इसी सब को क्या बताना है? इसी सब के बारे में बताना है, इसी सब के बारे में आपसे पूछ रहा है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए कह रहा है, इसी सब के बारे में पूछ रहा है, समझिएगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना सीधी तौर पर नहीं देखी जा सकती, पृथ्वी के अंदर आज तक कोई गया नहीं। ये जो भूकंप का उद्भव होता है, इसी के भूकंप के कारण, भूकंप की तरंगों के वजह से ही ज्यादातर जानकारी हमारे पास सामने, ज्वालामुखी विस्फोट से सामने आया है, बहुत सारी ऐसी क्रियाएं जिससे सामने आई है ना। ये सीधी तौर पर नहीं देखी जाती, लेकिन जो भूकंपीय तरंगे हैं, ज्वालामुखी गतिविधि है ना, तत्वों का, पृथ्वी के अंदर जो तत्व है उसका घनत्व कितना है, दबाव और तापमान के आधार पर क्या किया गया है, इसके बारे में बहुत सारी जानकारी हमारे पास सामने आई है। और इसी आधार पर इसको मुख्यतः चार परतों में क्या कर दिया गया है, विभाजित कर दिया गया। सबसे ऊपर की परत है क्रस्ट, है ना, जो सबसे बाहरी परत है, सबसे ऊपरी परत है। मोटाई लगभग 70 किलोमीटर तक होती है ना। यह दो प्रकार का होता है, महासागरीय भूपटल होता है जिसको महासागरीय क्रस्ट कहते हैं। इसमें मुख्यतः विशाल चट्टानें पाई जाती है और किसका बना होता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम का बना होता है, सीमा का बना होता है ना। वहीं पर महाद्वीपीय क्रस्ट जो है यह मुख्य रूप से ग्रेनाइट चट्टान का बना होता है और यह किसका, इसमें यह सिलिकॉन परत है ना, सिलिकॉन और एल्युमिनियम परत पाई जाती है ना। ठीक है। घनत्व कम होता है, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितना? 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व होता है इसका, समझिएगा। दूसरी परत है मेंटल। मंटल नहीं होता, मेंटल होता है, जिसको आवरण भी कहते हैं ना, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, आवरण कहा जाता है, समझिएगा, है ना। क्या कहते हैं? आवरण कहा जाता है। भूपटल के नीचे स्थित है मोटी परत और घनी, सबसे ज्यादा मोटी, घनी नहीं होता, सबसे ज्यादा मोटा कह सकते हो, है ना, बीच वाली परत है। 2900 किलोमीटर तक यह फैली होती है, मुख्य रूप से सिलिकेट खनिजों से बनी होती है। सिलिकेट मतलब सिलिकॉन तो होगा ही, सिलिकॉन तो होगा ही, और प्लस और क्या होगा, ऑक्सीजन भी होगा। कौन सी? सिलिकॉन और ऑक्सीजन होगा, है ना। सतह के पास क्या होता है, ठोस और ऊपर की ओर अधिक लचीली होती है। स्टेनोस्फीयर में 200 किलोमीटर के जो आसपास का जो क्षेत्र है ना, ये जो मैंने आपको बताया था स्टेनोस्फीयर, स्थल मंडल में, ये थोड़ा क्या होता है, लचीली होता है। नीचे का पार्ट क्या हो जाएगा, नीचे का पार्ट ठोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, नीचे का पार्ट, नीचे का पार्ट ठोस हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ठीक है। उसके बाद है क्रोड, दो भागों में बटा, एक तो बाह्य क्रोड और दूसरा आंतरिक क्रोड है, समझिएगा। बाह्य क्रोड 2900 से 5300 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। यह खास तौर पर निकेल और फेरस का, है ना, नीफे नामक, है ना, निकेल और फेरस यानी कि निकेल और लोहा से बना होता है, समझिएगा। यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण इसी परत से होता है, जिस कारण से जब आप मैग्नेट रखते हो, चुंबक रखते हो, तो वो चुंबक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में अपने आप फैल जाता है। चुंबक का उत्तरी सिरा दक्षिणी ध्रुव से और चुंबक का दक्षिणी सिरा उत्तरी ध्रुव की ओर अपने आप घूम जाता, चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में रख दो, है ना। तो ये बाह्य क्रोड में ही क्या है, निकेल और फेरस है, जिस वजह से यह मैग्नेट फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। दूसरा है आंतरिक क्रोड, यह ठोस होता है और बहुत ज्यादा गर्म होता है, समझ में आई बात है? ठीक है। बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है ना, और यह जो है ठोस और बहुत ज्यादा गर्म है, लगभग 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस है। मुख्य रूप से यह भी लोहा और निकल से ही बना होता है। ठीक है। इसका घनत्व काफी ज्यादा होता है और कठोरता इस्पात जैसी होती है, स्टील जैसी मजबूत यह परत है, समझ में आई बातें? स्टील जैसी बहुत ज्यादा मजबूत होती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, है ना।
हेलो सर जी, प्रैक्टिकल पर स्पेशल वीडियो बनाई है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा प्रैक्टिकल पे भी एक वीडियो बनाया जाए। यहाँ तक समझ में आई? हाँ, आ गया। भाभी जी का रोल आ गया यहाँ पर इतने दिनों के बाद। भाभी जी भैया जी आ गए हैं, है ना। और जीजा जी साली जी भी आ ही जाएंगे कुछ देर के बाद, फिर अंकल आंटी भी आ ही जाएंगे, है ना। ठीक है। फिर तो कोई आएगा नहीं। समझ में आई बात? है कि नहीं? आ गए। उन्हीं का इंतजार ही था, भैया जी का ही इंतजार ही था। और भैया जी आए तो भाभी जी आएंगी आएंगी, सिंपल सी बात है कि नहीं। जी सर, यस सर, है ना। तुम लोगों को पिटाई लगेगी, है ना। देख रहे हो, डंडा यहाँ नहीं है। चार डंडा, चार चार डंडा लगेगा ना सबको। सब ठीक हो जाओगे तुम लोग। भैया जी भाभी जी कर रहे हैं यहाँ पर आकर के, है कि नहीं। हम्म। समझिए आप। हाँ, बहुत ज्यादा तेजस्वी लोग है कि नहीं। चलिए, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना सिद्धांत को बताने के लिए पूछ रहा है। तो फ्रांस के एक विद्वान हुए लाप्लास, जिन्होंने 1796 में परिकल्पना दी। कांट की जो गैसीय परिकल्पना थी उसमें कुछ गलती थी, उसको सुधारते हुए इन्होंने निहारिका परिकल्पना सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि सौरमंडल का जो निर्माण है, समझिएगा, एक विशाल गर्म और गतिशील निहारिका यानी कि नेबुला से हुआ है ना। शुरुआत में क्या हुआ, ये बहुत गर्म था, बहुत ही ज्यादा गर्म था। और ब्रह्मांड में अपने आप घूम रहा था, कोई नहीं मिल रहा था, केकरो खोज रहा होगा, घूम रहा था, है ना। सिंपल सी बात है। समय के साथ क्या ठंडा होने लगा और सिकुड़ती चली गई। इसके कारण क्या हुआ, घूर्णन काफी तेज हो गया। मतलब बहुत ज्यादा बड़े क्षेत्र में तो घूर्णन धीरे हो रहा है, सिकुड़ सिकुड़ के छोटा हो गया तो घूर्णन काफी ज्यादा तेज होने लगा। जब यह तेज होने लगा तो क्या हुआ, इसके कारण केंद्र के पदार्थ हल्के होकर बाहर की ओर निकलने लगे। मतलब इस तरह से पदार्थ क्या हो गया, धीरे 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 बाहर की ओर निकलने। जैसे आप बाल्टी में कपड़ा डालो और कपड़ा घुमा करके, कपड़ा ऐसे करके निकाल के घुमाओ, तो क्या होगा, छोटी छोटी बूंदे बाहर की ओर बिखर जाएगी। उसी प्रकार नेबुला से जो इसके गैस थे, धूल कण से पदार्थ थे, वो बाहर अलग होने लगे। इसके निहारिका से बाहरी हिस्से छल्लों के रूप में अलग होने लगे। एक समय बाद यह छल्ले निहारिका से अलग होकर सूर्य के चारों ओर क्या होने लगे, घूमने लगे। अभी सूर्य कहाँ से आया, निहारिका का बचा हुआ भाग है। इसी निहारिका का बचा हुआ जो भाग है वही क्या है, सूर्य है। लाप्लास ने क्या बताया, उन्होंने बताया कि पहला छल्ला, है ना, उन्होंने बताया लाप्लास के अनुसार जो पहला छल्ला है, पहला छल्ला बाद में 9 हिस्सों में बट गया और प्रत्येक हिस्से ने गर्म गैस का गांठ बना लिया, है ना। 9 हिस्सों में, 9 जो गैस है ना, 9 जो ग्रह देख रहे हो जिसमें सभी 8 ही बचे हैं, तो लाप्लास ने बताया वो 9 अलग अलग हिस्सों में बट गया और प्रत्येक हिस्से गैस के गर्म गांठ बन गए, ताकि ये जो ग्रह है ये बताया जा सके कि ये एक जगह इकट्ठे ऐसे क्यों है, जो धीरे धीरे ठंडे होकर के ग्रह बन गए। इसी प्रकार उपग्रहों का भी निर्माण हुआ और अंत में निहारिका का बचा हुआ जो केंद्र है वो क्या बन गया, सूर्य बन गया। क्या बन गया बच्चों, वो सूर्य बन गया। इस परिकल्पना से ग्रहों और उपग्रहों की उत्पत्ति समझाई जा सकती है कि ग्रह और उपग्रह कैसे उत्पन्न हुए, है ना। लेकिन कुछ खामियां हैं इसमें, कुछ खामियां हैं जो देखने को मिलती है। पूछता भी है जो है लाप्लास की जो ग्रहीय परिकल्पना जो है उसमें क्या खामियां हैं उसके बारे में बताओ, है ना, पूछता है। निगेटिव सेंस में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए समझते हैं। समझिएगा, चैम्बरलेन की ग्रहणों परिकल्पना को विस्तार से समझाओ, है ना। पूछता है, ये सब आपसे पूछेगा 5 नंबर में, कोई ना कोई एक दो आपको मिल जाएगा, एक कम से कम मिल ही जाएगा, इसलिए पढ़ ही लीजिए, ज्यादा बेटर है पढ़ ही लीजिए। एक तो कम से कम पक्का है पूछेगा, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं होने वाला, है ना। तो ये पढ़ लीजिए। चैम्बरलेन ने क्या किया, 1905 ईस्वी में पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए ग्रहणों परिकल्पना दी थी, है ना। वो नेबुलर परिकल्पना था, निहारिका परिकल्पना लाप्लास का। इन्होंने क्या दिया, ग्रहणों परिकल्पना दिया। इन्होंने बताया यह निहारिका परिकल्पना से काफी अलग है। जाहिर सी बात है, अलग अलग परिकल्पना है तो अलग अलग होगा ही। उनके अनुसार पृथ्वी और सौरमंडल का निर्माण केवल एक ही निहारिका से नहीं हुआ, बल्कि दो बड़े तारों के आपसी प्रभाव से हुआ, है ना। एक सूर्य तो था ही, है ना, और दूसरा एक तारा था। उन्होंने बताया निहारिका नहीं हुआ, दो तारे थे, सूर्य पहले से मौजूद है, एक तारा और मौजूद था, इस दोनों के प्रभाव से हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ। हुआ क्या, शुरू में सूर्य ठोस कणों से बना ठंडा तारा था। मतलब शुरुआत में, अभी सूर्य गर्म है, सूर्य बहुत ज्यादा गर्म तारा है, लेकिन शुरुआत में इनके अनुसार, है ना, इनके अनुसार शुरुआत में सूर्य बहुत ही ठंडा तारा था। ब्रह्मांड में घूमते हुए पास आने वाला जो विशालकाय तारा था, है ना, सूर्य के पास आने वाला जो विशालकाय तारा था, है ना, ये सूर्य के पास आया। जब सूर्य के पास आया तो उसके पास अपनी गुरुत्वीय शक्ति थी, जिसको ज्वारीय शक्ति कहा गया यहाँ पर, है ना। उसके कारण सूर्य की सतह से अनगिनत छोटे छोटे कण बाहर आने लगे, मतलब सूर्य को अपनी ओर आकर्षित खींचने लग गया। तो सूर्य के सतह से कण बाहर आए, सूर्य पूरी तरह से उससे उसके तरफ नहीं आया, है ना। इन छोटे कणों को ग्रहाणु कहा गया।
क्या कहा गया? ग्रहाणु मतलब ग्रह के छोटे छोटे कण जिससे बाद में चल के ग्रह का निर्माण हुआ। इसमें से कुछ बड़े ग्रहाणु भविष्य के ग्रहों के केंद्र बने, है ना, ठीक है। इसके चारों ओर छोटे ग्रहाणु इकट्ठे होकर धीरे धीरे आकार में बड़े पिंड बनते गए। इस प्रकार अनेक ग्रहाणुओं के मिलने से क्या बने? ग्रह बने। छोटे छोटे जो टुकड़े होते, जो पदार्थ, उसके एक साथ मिलने से बाद में क्या हुआ? ग्रहों का निर्माण हुआ। इस परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी कभी पूरी तरह से तरल नहीं रही, लिक्विड फॉर्म में नहीं थी, बल्कि ग्रहाणुओं के अंदर से धीरे धीरे विकसित होकर वर्तमान रूप में आई, है ना। पृथ्वी कभी भी तरल नहीं थी, यानी कि जो पानी वानी देख रहे हो ना, ये बाद में आया है इस पर, है ना। सूर्य का अवशिष्ट भाग आज भी सूर्य के रूप में मौजूद है ना। इन्होंने कहा निहारिका वारिका कुछ नहीं था, एक सूर्य था, एक और तारा है, दोनों के मिलने से, संयोग से क्या बना है? इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। समझ में आई बात है? भूकंप क्या है? भूकंप से आप क्या समझते हो, है कि नहीं? जी सर, है ना। भूकंप क्या है? भूकंप से आप क्या समझते हो? भूकंप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का हिलना, है ना। पृथ्वी का कंपन, पृथ्वी का हिलना क्या कहलाता है? भूकंप, है ना। इसे समझने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग तर्क दिए हैं। जैसे कि एक वैज्ञानिक होम्स, उन्होंने कहा कि जैसे तालाब में पत्थर फेंकने से पानी में तरंगे पैदा होती है, शुरुआत में ही मैंने आपको बताया, उसी प्रकार पृथ्वी की चट्टानों में अचानक हलचल होने पर क्या होता है? कंपन उत्पन्न होता है। जब तालाब में ढीला मारते हो ना, जब ढीला मारते हो तो किस तरह से तरंगे निकलती, गोल 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 तरंगे निकलती, उसी प्रकार से ये जो भूकंप है, पृथ्वी के अंदर में भूकंप जब उत्पन्न होता है तो उसकी तरंगे फैलती, चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर फैल जाती है ना। उसके बाद एक और भूवैज्ञानिक हुए जिनका नाम था, है ना, मिस्लेवेल, है ना। उन्होंने कहा कि भूकंप जो है धरातल यानी कि पृथ्वी की सतह के ऊपरी हिस्से की वह कंपन प्रक्रिया है। पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा का हिलना, हिलने की वह प्रक्रिया है जो चट्टानों के लचीलेपन और गुरुत्वाकर्षण की स्थिति के कारण धीरे धीरे शुरू होता है। चट्टान कहीं ना कहीं ठोस है, लेकिन एक समय के बाद वह भी तो टूट जाता है, सिंपल सी बात है। तो उसके लचीलेपन के कारण और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण क्या होता है? धीरे धीरे वह पृथ्वी कंपन करना, हिलना शुरू होता है। तो वहीं पर एक और वैज्ञानिक हुए, भूवैज्ञानिक, जिनका नाम था, विद्वान कह सकते हो, जिनका नाम था सेलिसबरी। इन्होंने कहा कि भूकंप वे धरातलीय कंपन है, सबने कंपन के रूप में ही जवाब दिया, वे कंपन है जो प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होता और मानव गतिविधियों से संबंधित नहीं होता। जाहिर सी बात है, भूकंप एक प्राकृतिक घटना है, ये मानव गतिविधि से संबंधित सामान्यतः नहीं माना जाता। सामान्यतः क्या मानते? प्राकृतिक घटना जो भूमि के अंदर से भूगर्भिक हलचल होती है, प्लेट इधर उधर घूमता है, प्लेट इधर उधर क्या होता है? खिसकता है, जिस वजह से भूकंप आते हैं, ठीक है। संक्षेप में भूकंप वो प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी का धरातल अचानक या धीरे धीरे हिलने लगता है। यह कंपन भूकंप मापन यंत्रों द्वारा दर्ज किए जाते हैं। सिंपल सी बात है, भूकंप को मापा जाता है किस पर? रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है। और ये कंपन पृथ्वी के आंतरिक या बाह्य कारणों जैसे प्लेट के टकराने से, ज्वालामुखी क्रिया से या अन्य भूगर्भीय तनाव के कारण होता है ना। तो भूकंप एक पूरी तरह से प्राकृतिक घटना है जो मानव जनित घटना नहीं है, या कह सकते हो प्राकृतिक आपदा है ना। क्या कह सकते हो बच्चों? प्राकृतिक आपदा है। समझ में आई बात है ना? समझ में आ गई बात है? समझिएगा। चलिए, उसके बाद भूकंप के कारणों को स्पष्ट कीजिए, है ना। भूकंप आने के कई कारण हो सकते हैं, कई सारे कारण है जिस वजह से भूकंप आते हैं, है ना। पहला ज्वालामुखी विस्फोट है। ज्वालामुखी के पास जमीन में जब भी ज्वालामुखी विस्फोट होगा, है ना, अंदर से जब लावा मैग्मा निकल करके बाहर की तरफ आएगा तो एकदम से जोरदार विस्फोट होता है, जिसके कारण आसपास जो जमीनें होती है वो क्या होती है? हिलने लगती है, हलचल पैदा होती है। तो ऐसा कहते हैं कि भूकंप आ गया। तो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भी होता है ना। दूसरा, पृथ्वी का सिकुड़ना। ये कैसे हो सकता है? पृथ्वी सिकुड़ के छोटा हो गया क्या और बड़ा हो गया क्या? नहीं, समय के साथ पृथ्वी ठंडी होकर क्या होती है? सिकुड़ती है। तो पृथ्वी के अंदर क्या है? चट्टान है, शेल है, इसमें क्या होता है? इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगा, है ना। जो सेल शांत नहीं रहेगा, इसमें क्या होगा? सेल जो टूटेगा फूटेगा, इस वजह से छोटा सा ही सही कंपन उत्पन्न होता है। तो भूकंप इसके कारण भी आते हैं, है ना। भूपटल भ्रंश हो गया। धरातल पर जब दबाव पड़ता है, पृथ्वी के तल पर जो दबाव पड़ता है, इससे क्या होता है? चट्टानों में टूट फूट होती है और थोड़ी थोड़ी हलचल होती है, इस वजह से भी भूकंप आते हैं। उसके बाद, है ना, भू संतुलन में अव्यवस्था होती है। कैसे होता है समझिएगा। जो उच्च प्रदेश है, जो ऊंचाई के ऊंचे स्थानों पर बसे हुए क्षेत्र है, उच्च प्रदेशों से तलछट का जमा होना। तलछट मतलब जो धूल कण है, जो मिट्टी है, जो कंकर पत्थर है, ये सब मिला करके तलछट कहलाते हैं ना। इसके जमा होने या अन्य कारणों से चट्टानों का संतुलन क्या होता है? बिगड़ने लगता है। चट्टानों का संतुलन बिगड़ने लगता है, जिस वजह से जब प्रेशर पड़ता है उन पर या वो तलछट वहां से हटते हैं तो चट्टानों में क्या होता है? हल्के से झटके महसूस होते हैं, जिस वजह से भूकंप की अनुभूति होती है। उसके बाद
पृथ्वी की आंतरिक गैसेस, सिंपल सी बात है, जब अंदर की गैसेस बाहर आती है ना, सिंपल सी बात है, सामान्य तो ऐसा ही होता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता है कि उसके नीचे, ऊपर चट्टान है और नीचे गैस है, तो गैस क्या करेगी, चट्टानों को ढकेलेगी। जैसे आप देखे हो, सिंपल सी बात है, जैसे आप भगोने में चावल वावल बनाते हो गए है ना, या फिर पानी वानी दूध दूध गर्म करते हो, तो कैसे इस तरह से हिलने लगता है। ट्रैक्टर के जो ट्रैक्टर का जो शैलेंसर होता है, जो उसके आगे में होता है, तो उसके ऊपर से एकदम ढक्कन लगा होता है, किस तरह से ऊपर नीचे होता है, उसी प्रकार समझना, जब गैस निकलती है चट्टानों को ऊपर की ओर ढकेलती है, ऊपर की ओर ढकेलती हो, तो इस वजह से भयंकर भूकंप आता है, भयंकर कंपन उत्पन्न होता है ना, भयंकर कंपन। उसके बाद है जलीय भार, है ना, जो बांध है, बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, है ना, नदियों या जलाशयों में पानी का दबाव, जब ये बांध टूटता है, पानी एकदम से ऊंचाई पर नीचे गिरती है, तो असंतुलन होता है, आसपास के क्षेत्रों में हल्के भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। सातवां है चट्टानों का लचीलापन, है ना, सीमा। ये क्या होता है, डॉक्टर रीड के अनुसार चट्टान कुछ समय तक तनाव झेल सकते हैं, तनाव सह लेती है, लेकिन एक समय आने पर क्या होता है, उन पर दबाव पड़ता है और वो चट्टानें टूटने लगती है। चट्टान के टूटने से जो एनर्जी है, जो गैस है, एकदम से रिलीज होता है, जिस वजह से क्या होता है, भूकंप आता है। क्या होता है बच्चों, जिस वजह से भूकंप आता है ना। आगे बातें समझ में, चलिए चलिए समझ में आई बातें। चलिए, भूकंप के प्रकार का वर्णन कीजिए। भूकंप के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, है ना, अलग अलग प्रकार भूकंप के बच्चों हो सकते हैं। चलिए देख लीजिए, एक आध क्वेश्चन और देख लीजिए, क्या ही फर्क पड़ता है ना। राधे राधे सर, स्वीटी सिंह जी, गुरु जी, है ना। ठीक है फिर भाभी जी, ओके, फिर इनका भाभी भैया शुरू हो गया, है ना। सुधरोगे नहीं तुम लोग, है कि नहीं, ना सुधरना नहीं है तुम लोगों को। क्लास में भाभी भैया भौजैया कर रहे हो यहाँ पर आकर के, है ना। क्रिस्टल क्लियर, ओके। ना, नहीं सुधरोगे तुम लोग। हो रही पढ़ाई, यही पढ़ाई हो रही है, यही पढ़ाई हो रही है तुम लोग की। चलो, भूकंप के प्रकार, टाइप ऑफ अर्थक्वेक देखिएगा। पहला कृत्रिम भूकंप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब इसका मतलब है कि प्राकृतिक तौर पर तो नहीं होगा। प्राकृतिक तौर पर नहीं होगा, इसका मतलब है कि मानव निर्मित होगा। तो मानव क्या करते हैं, मानव गतिविधि के कारण भूकंप आता है। जैसे मानव कहीं गया, उठा करके बम मार दिया, है ना, बम विस्फोट के कारण होता है। छोटे मोटे बम नहीं होते, बड़े बड़े बम होते हैं। जैसे पहाड़ पहाड़ को कभी कभी उड़ाने के लिए, है ना, पहाड़ के किसी हिस्से को उड़ाने के लिए बम का प्रयोग किया जाता है, तो उससे के कारण भूकंप आता है। ठीक है, रेलगाड़ी, है ना, रेलगाड़ी चलेगा किसी किसी क्षेत्र में, तो काफी तेज भी चलती है, तो आसपास थोड़ा सा आपको कंपन महसूस होगा। देखना किसी स्टेशन पर अगर आप खड़े हो और उस स्टेशन या कहीं पर खड़े हो, उस जगह से अगर रेलगाड़ी स्पीड में निकल रही है 120 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो वहां पर आपको कंपन महसूस होगा। समझ में आई बातें। कारखानों में जब भारी भारी बड़ी बड़ी मशीनें चलती है, तो उस मशीन के चलने से वहां पर क्या होता है, भूकंप के झटके महसूस होते हैं, है ना। परमाणु विस्फोट करता है ना, परमाणु परीक्षण करता है, उससे बड़े बड़े बांध बनाते, बांध टूट जाते, जलाशय के ऊपर से जो पानी है, पानी वो बहुत ऊपर से गिरता है, इस कारण से भूकंप आते हैं। तो इस प्रकार से यह कृत्रिम भूकंप है, जो मानव के द्वारा किसी न किसी वजह से क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। समझ में आई बातें। दूसरा है प्राकृतिक भूकंप, है ना, नेचुरल। ये सिंपल सी बात है, ये भूकंप प्राकृतिक कारणों से आते हैं। भूपटल की हलचल हो गई, मतलब भूपटल, पृथ्वी के सतह पर कोई ना कोई हलचल हो गया, भूमि के संरचना में किसी भी प्रकार का बदलाव आ गया, या प्राकृतिक दबाव है ना, किसी भी कारण से भूकंप आते हैं जिसमें मानव का कोई हाथ नहीं है, मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं है। इस ऐसे भूकंप को क्या कहते हैं, प्राकृतिक भूकंप कहते हैं। विवर्तनिक भूकंप कहते हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक होता है ना, बहुत मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक। ये जो पृथ्वी की जो प्लेटें हैं, है ना, जो मैंने आपको स्थल मंडल में ये जो प्लेटें पढ़ाई है, ये क्या है, ये पृथ्वी की प्लेटें हैं, ये पृथ्वी की प्लेटें हैं। जब ये प्लेट, सिंपल सी बात है, किसी भी कारण से मूव करेगा, हिलेगा डुलेगा, जिस वजह से क्या होता है, भूकंप आते हैं। अब हिलेगा डुलेगा तो नीचे क्या है, गैस है, गैस क्या होगा, निकलेगा, एनर्जी के रूप में निकलेगा, तो ये चट्टानों को तोड़ता हुआ फोड़ता हुआ निकल जाता है। इस वजह से सतह भी क्या होता है, सतह में दरार आ जाती है, और सतह के ऊपर घर, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, पुल, बांध जो भी बने हुए हैं, वो सब के सब क्या होते हैं, टूट फूट जाते हैं। समझ में आई बात है। पृथ्वी की प्लेटों की आकस्मिक हलचल और भूपटल में दरारों के कारण ये उत्पन्न होती है। ये भूकंप अधिक गहरे होते हैं, लगभग 5 से 22 किलोमीटर की गहराई पर ये आते हैं। समझ में आई बातें। उदाहरण के लिए असम भूकंप आया जो 15 अगस्त 1950 को आया था, है ना। भुज का 2002 में जो आया था, ये सब क्या है, विवर्तनिक भूकंप है। ठीक है, नेपाल में आया था 2015 में, ये 14-15 में आया था, है ना।
उसके बाद ज्वालामुखी भूकंप है, सीधी सी बात है, जब ज्वालामुखी उद्भेदन होगा यानी ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो उसके कारण भी आसपास के क्षेत्रों में क्या होता है, एकदम से जब विस्फोट होता है तो आसपास के क्षेत्रों में क्या है, एक छोटा सा कंपन महसूस होता है, भूमि कंपन पैदा होता है, इसको क्या कहते हैं, ज्वालामुखी भूकंप कहा जाता है। पातालीय भूकंप कहते हैं। पाताल भूकंप क्या होता है, पाताल का मतलब बहुत गहराई अंदर में, कितना अंदर, लगभग 250 से 700 किलोमीटर तक की गहराई में उत्पन्न होता है। यहाँ जो चट्टान है इसके आकस्मिक टूटने, अचानक से चट्टान टूट गया नीचे में, है ना, रासायनिक कोई प्रक्रिया हुई या आणविक परिवर्तन हुआ, उसके जमीन के नीचे जो अणु है, पदार्थों का अणु, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ तो कंपन महसूस होता है। ये बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं होता, ये अंदर ही इसकी एनर्जी जो तरंगे हैं वो नीचे ही अंदर रह जाती है ना। उसके बाद क्या है बच्चों, संतुलन मूलक भूकंप, है ना, आइसोस्टैटिक अर्थक्वेक, जो भूपटल है इसकी चट्टानों में संतुलन बिगड़ने पर यह उत्पन्न होता है। भूपटल के ऊपर जो चट्टान है किसी भी प्रकार से संतुलन बिगड़ गया, है ना, कोई भी चीज, पहले ही भूकंप आया था, फिर चट्टान में क्या हुआ, हलचल पैदा हुआ, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, चट्टान में हलचल पैदा हुआ, किसी भी वजह से अगर ये चट्टान में हलचल पैदा होती है, इस वजह से जो भूकंप आते हैं उसको संतुलन भूकंप बोलते हैं। ये जो नवीन मोरदार पर्वतीय क्षेत्र है, खास करके जो हिमालयन क्षेत्र है भारत में, उसमें देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए हिंदुकुश भूकंप जो आया था, ये कब आया था, 1949 में आया था। ये हिंदुकुश कहाँ पड़ता है, हिंदुकुश पाकिस्तान में, हिंदुकुश एक पर्वत है ना, पाकिस्तान में पड़ता है, हिंदुकुश एक पर्वत है, वहां भूकंप आया था। समझ में आई बातें, समझ में आ गई बातें, चलिए। आणविक का मतलब पदार्थों में जो अणु होते हैं उसके कारण से, है ना। सर ऑब्जेक्टिव चाहिए, दिव्यांशी मिश्रा। ऑब्जेक्टिव की क्लास हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर जाकर के देखिएगा। तनु बीए क्लासेस पर आपकी ऑब्जेक्टिव की क्लास मिल जाएगी, लाइव सेक्शन में जाना वहां मिल जाएगा, या फिर आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, है ना, बीए ज्योग्राफी फर्स्ट सेमेस्टर वीवीआई ऑब्जेक्टिव बाय तनु क्लासेस, ऐसे सर्च करेंगे आपके सामने आ जाएंगे। 95 ऑब्जेक्टिव मैंने करवाए, बिल्कुल पूरे किताब से चुन करके, पूरे सिलेबस से आपके चुन करके, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, जो अगर आप एक बार कर लेंगे तो 10 आराम से आप बना सकते हो, है ना, 10 आराम से बना सकते हो। क्लियर है यहाँ तक, चलिए, है ना बच्चों, क्लियर है, ओके। समझ में आई बात है, चलिए। जी सर, है ना, ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको समझाया था, ये बातें मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया है, ये बातें मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया है। ये बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के लिए क्या है, कैसे है, ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी हो चुका है। आज हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे और अगली क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं। समझ में आ गई बातें। आप कितने बजे ऑनलाइन आते हैं, जनरली सुबह में 10:30 बजे क्लास होती है और कभी कभी शाम में भी होती है। जनरली सामान्य तो सुबह में 10 10:30 बजे, 10:30 बजे फिलहाल तो क्लास हो रही है, ठीक है ना। चलिए, समझ में आ गई बातें। तो एक चीज मैं और यहाँ से कहना चाहूंगा कि आप लोग बच्चे जो भी स्टूडेंट हैं, है ना, वो सब पढ़ाई करने वाले यहाँ पर स्टूडेंट है, तो सब पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट तो सब पढ़िए। पूछोगे सर कैसे पढ़े, तो यहाँ तो पढ़ो ही पढ़ो, साथ ही साथ आप पीडीएफ ले लो। पीडीएफ कहाँ से ले, तनु क्लासेस के एप्लीकेशन से, है ना, तनु क्लासेस के एप्लीकेशन से आप क्या कर सकते हो, पीडीएफ ले सकते हो और आसानी से आप उस पीडीएफ से पढ़ सकते हो। तो उम्मीद है आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ चुकी हैं बच्चों, है ना। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं, है ना, मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में, अपने अगले जो क्लास है उसमें। और ये अगली क्लास कौन सी होने वाली है, ये अगली क्लास दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर की होगी, जो आपका 30 नंबर का, एक 20 नंबर मैंने आपका इससे पहले करवा दिया, आज ये भी 20 नंबर क्लियर हो गया, यानी आपका 40 नंबर का क्लास हो चुका है। अब 30 नंबर का क्लास जो है वो बच गया है। 30 नंबर का क्लास होने के साथ ही आपका ज्योग्राफी का क्लास खत्म हो जाएगा मेजर वालों के लिए, फिर हम माइनर वालों के लिए शुरू करेंगे। समझ में आ गई ना, चलिए। तो ये भी आपका क्लियर हो गया, लघु उत्तरीय और ऑब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो गया, है ना। चलिए, तो ठीक है, मिलते हैं बच्चों अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे अच्छे से पढ़िए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब पढ़िए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।